Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था वेरिएबल कंसिडरेशन और फाइनेंसिंग कंपोनेंट. तो उसको रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज करवा देता हूँ. इफ यू विल सी वेरिएबल कंसिडरेशन. अच्छा, वेरिएबल कंसिडरेशन के पहले हम कौन से स्टेप में हैं? हम है स्टेप नंबर 3. कौन से स्टेप में है? स्टेप नंबर 3, दैट इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन प्राइस. अब ट्रांजेक्शन प्राइस में आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बताया था कि वी हैव 4 कंपोनेंट्स, आइडियली 5. वन इज फिक्स्ड कंपोनेंट. फिर उसके बाद हम देखा था और 5 और 4 है, 5 नहीं 4 है. एक है वेरिएबल कंसिडरेशन, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, फिर उसके बाद नॉन कैश कंसिडरेशन और कंसिडरेशन पेएबल टू द कस्टमर. तो हमने क्या कंप्लीट किया? फिक्स कंसिडरेशन. तो इट इज़ वेरी सिंपल, जो भी हम ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन करते हैं वही मेरा फिक्स कंसिडरेशन होगा. नेक्स्ट थिंग हमने किया था वेरिएबल कंसिडरेशन. अब वेरिएबल कंसिडरेशन इज नथिंग बट जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में इफ़ देर आर एनी इंसेंटिव्स या फिर उसके बाद पेनल्टीज, फिर उसके बाद डिस्काउंट्स या फिर उसके बाद बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, अगर ऐसा कोई चीज़ है उसको बोलते हैं हम वेरिएबल कंसिडरेशन. और वेरिएबल कंसिडरेशन को अगर हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं तो फिर उस केस में उसको ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे. कब ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे? व्हेन वी कांट एस्टिमेट द वेरिएबल कंसिडरेशन. उसको क्या बोलेंगे हम? कंस्ट्रेंट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन. ठीक है. फिर उसके बाद आए एस्टिमेशन पार्ट में. अब वेरिएबल कंसिडरेशन को एस्टिमेट कब करेंगे? दो सिचुएशन है अपने पास. सिचुएशन इन द सेंस दो मेथड दिया है कि वेरिएबल कंसिडरेशन को एस्टिमेट करना. वन इज मोस्ट लाइकली मेथड और दूसरा है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. अब मोस्ट लाइकली मेथड कब यूज करेंगे? व्हेन देयर आर ओनली टू आउटकम्स. समझे? वेरिएबल कंसिडरेशन का सिर्फ दो आउटकम है. मतलब सर यहाँ पे कुछ बोनस है, वो बोनस या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा. सिर्फ यही दो आउटकम है. ऐसा नहीं है 10% मिल सकता है, 20% नहीं मिल सकता है, 30% मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ वो बोनस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा. दिस इज मोस्ट लाइकली मेथड. अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड देखें तो यहाँ पे इंसेंटिव्स होते हैं. तो यानी इंसेंटिव्स कैसे कर सकते हैं हम? समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारा विद इन ए मंथ अगर कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, तुम्हें तो इतना इंसेंटिव मिलेगा. 2 महीने में कंप्लीट हो गया तो इतना इंसेंटिव मिलेगा. ऐसा 3 से 4 आउटकम होते हैं, तब जाके हम यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. ये हमने देखा था. फिर उसके बाद बोला था मैंने कि यहाँ पे एक और चीज़ होता है, रीअसेसमेंट ऑफ द वेरिएबल कंसिडरेशन. एवरी ईयर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स हम क्या करते हैं? वेरिएबल कंसिडरेशन को रीएस्टिमेट करते हैं. रीएस्टिमेट करने के बाद उसको हम इंक्लूड करते हैं इन द ट्रांजेक्शन प्राइस. तो इनिशियली वी माइट बी इन द डायलेमा दैट कि यहाँ पे वेरिएबल कंसिडरेशन को इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए. और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2-4 साल के बाद, मतलब 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है समझो, 3 साल तक हम सोच रहे थे वेरिएबल कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं करने का. बट 4th ईयर में जाके पता चला हाँ ये वेरिएबल मेरे पास सर्टेनिटी है दैट इट विल बी कंप्लीटेड विद इन अ सर्टन टाइम, और ये वेरिएबल कंसिडरेशन हम इंक्लूड कर सकते हैं इन ट्रांजेक्शन प्राइस. तो तब जाके हम क्या करेंगे? इंक्लूड कर लेंगे ट्रांजेक्शन प्राइस में. उसके साथ साथ में फिर एक और भी चेक करेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल कंसिडरेशन तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ पे देखेंगे क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट है क्या. क्यों? क्योंकि पिछले पहले 3 सालों में तुम लोग तो वेरिएबल कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं किया था, अब जाके वेरिएबल कंसिडरेशन इंक्लूड कर रहे हो, तो पिछले 3 साल का जो भी क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट है वो करेंगे हम. उसका एक अच्छे से क्वेश्चन किया था ये वाला. फिर उसके बाद हमने देखा था सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट. अब व्हाट एग्जैक्टली वाज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट? हमने पहले सिग्निफिकेंस को डिफाइन किया था. सिग्निफिकेंस इज नथिंग बट, यहाँ पे बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में एक सिग्निफिकेंट पार्ट है. दिस इज फाइनेंसिंग कंपोनेंट, राइट. और ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट, दिस इज नथिंग बट अ फाइनेंसिंग कंपोनेंट. यानी क्या? सिंपली मेरे कैश सेलिंग प्राइस एंड मेरा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस का डिफरेंस जो भी रहेगा वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होगा. तो इसका एक एग्जांपल ये था, अगर तुम समझो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट लेने गया और प्रोडक्ट जो है ना ईएमआई पे है, और उसका पेमेंट टर्म्स है 24 मंथ्स का. 24 मंथ्स में तुम पेमेंट करोगे. तो अब ये 24 मंथ्स के टाइम पीरियड में तुम्हें मिलेगा, बहुत लंबा पीरियड है. और मेरा कैश सेलिंग प्राइस कुछ और हो सकता है, ट्रांजेक्शन प्राइस कुछ और हो सकता है. आज के दिन अगर तुम पेमेंट करोगे यू विल पे 1000 रुपीज़, और फिर उसके बाद अगर 24 मंथ्स के टाइम पीरियड में करोगे तो फिर समझो 1200 हो सकता है. तो 200 इज नथिंग बट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, उसको हम ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है. तो रेवेन्यू अलग रिकग्नाइज होगा और फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अलग रिकग्नाइज कर लेंगे. इसमें वही दो केसेस देखा था. एक कस्टमर एंटिटी विल अलाउ कस्टमर फॉर द पेमेंट फॉर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर जो है ना कस्टमर एडवांस में पेमेंट कर देता है. इसके सारे क्वेश्चंस हमने देख लिया था. टुडे
और इसका कुछ एग्जाम्पल्स थे ना, केसेस वेयर द कम फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज इग्नोर्ड। कौन से केसेस थे कि यहाँ पे कस्टमर ने एडवांस में पेमेंट किया, बट कस्टमर बोल रहा है कि उनको जो है ना प्रोडक्ट चाहिए या गुड्स चाहिए एट देयर डिस्क्रिप्शन, मतलब उनके डिसीजन की बेसिस में उनको क्या देंगे हम, प्रोडक्ट्स या गुड्स दे देंगे। मतलब समझो मैं किसी के पास जा रहा हूँ, मुझे बोल रहा हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और मैं उनको पैसे दे दिया, और मैं बोल रहा हूँ मुझे अभी डिलीवरी नहीं चाहिए, एक 6 महीने के बाद चाहिए। तो मैंने पैसा दे दिया और वो गुड्स डिलीवर करने के पोजीशन में है, बट यहाँ पे मैं डिलीवर लेने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं 6 मंथ्स के बाद लूंगा। तो दिस इज माई डिस्क्रिप्शन। तो दोनों भी रेडी थे, बट यहाँ पे क्या है, कस्टमर बोल रहा है कि ऐसा देना है तो फिर चल जाएगा, यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्यू टू वेरिएबल टाइमिंग, मतलब जो एंटिटी है एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। जैसे सेल बेस्ड रॉयल्टी के केस में, अगर कस्टमर जो है, कस्टमर जब फर्दर सेल करेगा उसको फिर उसके बाद ही किसको, एंटिटी को रॉयल्टी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो दिस इज नॉट विद इन द एंटिटीज हैंड, सो फिर यहाँ पे भी फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर प्रोविजन है ही नहीं फॉर दी फाइनेंस, देन इन दैट केस देयर विल नॉट बी अ फाइनेंसिंग कंपोनेंट। इसका डिटेल मैंने कहाँ पे पढ़ाया था, डिटेल लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, यू कैन चेक इट। यस, जस्ट अ मिनट, हैंग हो रहा है कुछ। ओके, लेट्स गो। अब चलते हैं, वन मोर थिंग, नॉन कैश कंसिडरेशन की यहाँ पे। अब नॉन कैश कंसिडरेशन सुनते ही तुम्हें क्या याद आना चाहिए, बार्टर सिस्टम, राइट। बार्टर सिस्टम, हम, मैंने कुछ दिया तुमने कुछ दिया, पैसा नहीं इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं। मैंने समझो गेहूं दिया तुमको और तुमने मुझे राइस दिया, ऐसा ऐसा बार्टर सिस्टम था पहले। अब नॉन कैश कंसिडरेशन में होता क्या है सर, नॉन कैश कंसिडरेशन में समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अपना क्लासिक एग्जांपल है पीपी लिमिटेड, और यहाँ पे है अपना चिंटू भाई, ठीक है। पीपी लिमिटेड जो है ना अभी फिलहाल के लिए टीचिंग में है, टीचिंग में, चलो ठीक है। तो चिंटू इज अ स्टूडेंट ऑफ पीपी लिमिटेड। नहीं, एरो गलत लगा दिया ना मैंने। पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है, पीपी लिमिटेड इज गिविंग टीचिंग सर्विसेज टू चिंटू। चिंटू बोला सर मेरे पास ना पैसा नहीं है, तुम क्या करो, मेरे पास एक छोटा सा क्या लेंगे चिंटू को बदले में, टीचिंग के बदले में क्या ले लेंगे। चिंटू को बदले में चिंटू बोल रहा है कि सर आई विल गिव यू राइस का पोता। मतलब समझ रहे हो, राइस का पोता मतलब उनका अच्छा फार्मिंग है, तो फार्मिंग में कैसा वो 30 किलो 50 किलो का जो है ना राइस पोता दे रहा है। मैं टीचिंग करवा रहा हूँ, राइट, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, टीचिंग का सर्विसेज दे रहा हूँ, बदले में मुझे कैश मिल रहा है क्या, नहीं, बदले में मुझे राइस का पोता मिल रहा है। ठीक है, राइस का पौधा भी ठीक ही है, बराबर। तो नाउ व्हाट यू विल सी, इसका मेजरमेंट कैसा होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन है, मेजरमेंट कैसा होगा। मेजरमेंट ऐसा होगा, एज पर इंडेस 115। अब यहाँ पे तुम्हारा जो वो इंडेस 36, सॉरी इंडेस 16, फिर उसके बाद इंडेस 40, इसमें हमने क्या पढ़ा था वो बताता हूँ, बट यहाँ पे एज पर इंडेस 115 कैसे देखेंगे हम, फेयर वैल्यू ऑफ रिसीव्ड, कैसे मेजर करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ रिसीव्ड कंसिडरेशन, रिसीव्ड या फिर क्या बोल सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे, प्रोडक्ट इन द सेंस बदले में, इन एक्सेप्ट फॉर कैश, मतलब यहाँ पे मुझे क्या राइस का पोता मिल रहा, यहाँ पे नॉन कैश कंसिडरेशन क्या मान सकता हूँ, वी कैन कंसिडर दिस एज अ फेयर वैल्यू, इसका फेयर वैल्यू जो भी रहेगा वो मेरा नॉन कैश कंसिडरेशन, इसका फेयर वैल्यू विल बी माई नॉन कैश कंसिडरेशन, मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, कंसिडरेशन होगा, फेयर वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर। अगर समझो सर इसका अगर फेयर वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो, अगर इसका फेयर वैल्यू नहीं है तो क्या करें हम, इसका फेयर वैल्यू नहीं है तो फिर उस केस में जो टीचिंग दे रहे हैं ना, टीचिंग कर रहे हैं उसका फेयर वैल्यू देखो और उसके फेयर वैल्यू से रिकग्नाइज करो रेवेन्यू, समझ रहे हो। एक तो पहले देखेंगे हम जो भी हमें मिल रहा है
वॉट एवर वी आर रिसीविंग उसका फेयर वैल्यू है क्या. अगर उसका फेयर वैल्यू है देन इन दैट केस व्हाट विल कंसिडर रेवेन्यू. जो भी फेयर वैल्यू ऑफ रिसीविंग दैट विल बी कंसिडर एज रेवेन्यू. अगर नहीं है इसका फेयर वैल्यू देन उसके बाद टीचिंग सर्विसेज का जो भी फेयर वैल्यू है उसका कंसिडर कर लो एज अ रेवेन्यू. समझ रहे हो क्या बोला. तो अगर इन केस अगर बोलूं मैं in case fair value of rice is not or not defined, cool. समझ गया क्या बोला मैंने. नॉन कैश कंसिडरेशन के केस में हम रेवेन्यू कैसा रिकग्नाइज करेंगे. नॉर्मल केस में कैसा करेंगे, हम प्रोडक्ट ट्रांसफर करेंगे और मुझे कैश मिलेगा और बेसिस दैट आई विल रिकग्नाइज दी रेवेन्यू. बट नॉन कैश कंसिडरेशन में कैसा होगा, मैं कुछ प्रोडक्ट बेचूंगा या सर्विसेज दूंगा बट बदले में मुझे कैश नहीं मिल रहा है. बदले में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा. देर इज नो कैश इन्वॉल्व. तो फिर उस केस में हम रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करेंगे. रेवेन्यू तो रिकग्नाइज करेंगे ही नॉर्मली, बट कौन से वैल्यू में रिकग्नाइज करेंगे वो देख रहे हैं हम. कौन से वैल्यू में रिकग्नाइज करेंगे, जो भी फेयर वैल्यू ऑफ रिसीव प्रोडक्ट है उसका फेयर वैल्यू देख लो और उसके फेयर वैल्यू के बेसिस में रिकग्नाइज कर लो. अगर यहाँ पे जो फेयर वैल्यू ऑफ रिसीव प्रोडक्ट नहीं है तो फिर उस केस में फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप, मतलब जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू देखो, उसके बेसिस में रिकग्नाइज करो. अगर ये नहीं होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी दिस. अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है दिस वुड बी फर्स्ट प्रेफरेंस और उसके बाद इसका सेकेंड प्रेफरेंस होगा. एकदम क्लियर. अगर समझो राइस का पोता है, ₹5,000 का, तो रेवेन्यू कैसा रिकग्नाइज होगा, 5,000 का रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा. और टीचिंग का सर्विसेज है समझो ₹7,000 का. सर डिफरेंस क्या करेंगे, 2,000 का. कुछ नहीं करेंगे, जितना भी रिसीव्ड है उसका फेयर वैल्यू हम कंसिडर करेंगे फॉर दी क्या, रेवेन्यू. अगर समझो राइस का पोता का फेयर वैल्यू है ही नहीं तो फिर उस केस में जाके हम क्या करेंगे, 7,000 का रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे. इज दैट क्लियर. देखो लेट यहाँ पे कंसेप्ट वाला, द एंटिटी में रिसीव अ नॉन कैश कंसिडरेशन इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो एंटिटी जो है वो दैट कैन रिसीव दैट कंसिडरेशन अदर देन कैश. ठीक है. इन सच केसेस क्या करना चाहिए, मेजर द नॉन कैश कंसिडरेशन. नॉन कैश कंसिडरेशन को मेजर करो एट फेयर वैल्यू. ठीक है. जो भी मेजर नॉन कैश कंसिडरेशन इन द सेंस जो भी मुझे मिल रहा है, जो भी मुझे मिल रहा है उसको फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करो. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ रिसीव्ड कंसिडरेशन, अगर रिसीव्ड कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू नहीं है, वी कैन कंसिडर फेयर वैल्यू ऑफ गिवन गुड्स एंड सर्विसेज. तो सिंपल ही दो ही चीज़ है अपने पास. पहला चीज़ क्या है, एक तो नॉन कैश कंसिडरेशन जो मिल रहा है उसका फेयर वैल्यू देखो. सेकंड, अगर नॉन कैश कंसिडरेशन जो मिल रहा है उसका फेयर वैल्यू नहीं है तो फिर उस केस में फेयर वैल्यू ऑफ गिवन गुड्स देख लो. तो यहाँ पे एक छोटा सा समरी बना लूँ मैं. मेजरमेंट ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन. ठीक है. फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस होगा नॉन कैश कंसिडरेशन और रिसीव्ड प्रोडक्ट बोल दो. ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड अगर बोलूँ मैं तो सेकंड प्रेफरेंस वुड बी
in the absence of non-cash consideration, consider fair value of given goods and services. एकदम क्लियर है? बोलो, इसका रिलेटेड क्वेश्चन करवाओ, आ जाओ करवाता हूँ क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन तुम्हारे आंखों के सामने, इलस्ट्रेशन नंबर 48, आ जाओ रीड करें। An entity enters into a contract with the customer to provide a weekly services for 1 year। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एंटिटी जो है, एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, कस्टमर सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया और यहाँ पे वीकली सर्विसेज दे रहा है फॉर 1 ईयर। अब 1 ईयर बोलते ही पूरा साल आ गया। हाँ, द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड ऑन 1 अप्रैल तो 1 ईयर बोला तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च X2 होगा ना, ठीक है। एंड वर्क बिगिंस इमीडिएटली। द एंटिटी कंक्लूड्स दैट द सर्विसेज इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक सिंगल है। ओके सर, दिस इज बिकॉज द एंटिटी इज प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट goods and services that are substantially the same and have the same pattern of transfer. The service transfer to the customer over time and use the same method of measure progress, that is the टाइम बेस्ड मेजर ऑफ प्रोग्रेस। ओके, तो यहाँ पे एक सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, उसके लिए हम क्या मान रहे हैं, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मेथड बोल रहे हैं, कैसा मेथड, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट। ओके, इन एक्सचेंज फॉर दी सर्विसेज। अब ये इंपॉर्टेंट है, हमें यही देखना है ना, इन एक्सचेंज फॉर द सर्विसेज। एंटिटी तो सर्विसेज दे रहा है कस्टमर को, बट कस्टमर से मुझे मिलने वाला क्या है, कस्टमर से मुझे मिलने वाला है, द कस्टमर प्रोमिसेस इट्स 100 इक्विटी शेयर्स पर वीक ऑफ सर्विसेज। तो 100 इक्विटी शेयर्स पर वीक मिलेगा मुझे, ठीक है। A total of 5,200 shares for a contract. The terms in contract requires that the share must be paid upon the successful completion of each week of services. How would the entity decide the transaction price? तो यहाँ पे simply बोल रहा है कि जो है ना 100 वीकली कितना मिलने वाला है 100, और 52 वीक्स होते हैं साल में, तो 5,200 का शेयर्स मिलेंगे मुझे। और यहाँ पे कोई भी कहाँ पे भी प्राइस नहीं बोला है, किसका, इक्विटी शेयर का। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, हमें तो पता है इक्विटी शेयर्स मिलने वाला है और उसका वैल्यू भी पता होगा, बस क्वेश्चन में नहीं दिया है, बस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हम मेजर कैसे करेंगे ये ट्रांजेक्शन प्राइस को, मेजर कैसे करेंगे, सिंपल, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन। नॉन कैश कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे, इक्विटी शेयर्स, बराबर, तो उसी के बेसिस में हम मेजर करेंगे, सिंपल। ठीक है, आ जाओ देखो। The entity measures its progress towards complete the satisfaction of the performance obligation as each week of services is complete. To determine the transaction price and the amount of revenue to be recognized, क्या determine करेंगे, the entity shall measure the fair value of 100 shares that are received upon the completion of each week of services. The entity shall not reflect any subsequent changes in the fair value of the shares received in the revenue. अच्छा सर, यहाँ पे इतना तो समझ गया ना तुम्हें कि क्या 100 जो शेयर्स है वो वीकली मिलेगा और उसका जो भी ना प्राइस रहेगा, फेयर वैल्यू रहेगा, वो हम कंसिडर करेंगे। अब एक और चीज़ बोलता है फेयर, इसमें किसमें, नॉन कैश कंसिडरेशन, NDS 115 एक और चीज़ बोलता है, क्या बोल रहा है सर, सब्सिक्वेंटली, अभी देखो इनिशियली यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, नॉन कैश कंसिडरेशन मिल गया ऑन दी डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब डेट ऑफ इंसेप्शन में मेरा एक पर्टिकुलर प्राइस रहेगा फॉर द नॉन कैश कंसिडरेशन, उसको लेके हम फेयर वैल्यू लेके हम कंसिडर कर लिया एज अ नॉन कैश कंसिडरेशन। ओके सर, अब क्या होगा, सब्सिक्वेंटली चेंजेस आ सकते हैं ना उसमें, समझ रहे हो, सब्सिक्वेंटली चेंजेस तो आ सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे फिर से समझो, सेम यहाँ पे पीपी लिमिटेड है और यहाँ पे चिंटू है। पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है, पीपी लिमिटेड इज गिविंग अस सर्विसेज, कौन सा सर्विसेज, टीचिंग का। और फिर से यहाँ पे चिंटू से पीपी लिमिटेड को मिल रहा है शेयर्स। तो देखो यहाँ पे टीचिंग जा रहा है, यहाँ पे शेयर्स आ रहा है, बोल रहा है कि 100 शेयर्स दे दूंगा, ठीक है।
ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन डेट ये 100 शेयर्स का फेयर वैल्यू है ₹200। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, हम कर देंगे जो है ना यहाँ पे रिसीव कर लेंगे शेयर्स, तो शेयर्स का वैल्यू जो भी 200 है उसके बेसिस में हम रिकग्नाइज कर लेंगे रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करूंगा, रेवेन्यू वुड बी, रेवेन्यू मेरा कितना रहेगा 200 इंटू 100 शेयर्स, 20,000 विल बी माई रेवेन्यू। ओके, इतना तो क्लियर है। ओके सर, अब क्या होगा, ये जो फेयर वैल्यू है, ये जो फेयर वैल्यू है ये तो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन के डेट का फेयर वैल्यू है, बराबर। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन का जो फेयर वैल्यू है ये आगे जाके चेंज हो सकता है क्या, हो सकता है ना सर। यहाँ पे दिस फेयर वैल्यू कैन वैरी इन फ्यूचर, चेंज होगा। ये चेंज होगा तो क्या ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हम रिकग्नाइज करेंगे, ये क्वेश्चन वो है। ये सब्सिक्वेंट चेंजेस विल नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड इन आ बुक्स। अब वो रिकग्निशन कैसा होगा, रिकग्नाइज इन आ बुक्स मतलब रिकग्नाइज करेंगे बुक्स में, बट ट्रांजैक्शन प्राइस में रिकग्नाइज नहीं करेंगे उसको, या तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे या फिर ओसीआई में ट्रांसफर करेंगे एज पर इंड एस 109। समझ रहे हो। तो समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ है, ये 300 हो गया। ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक साल था, एक साल में क्या कितना होगा, ये 300 हो गया। अब बताओ, मैंने तो 200 के बेसिस में रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया, तो मुझे शेयर्स मिला, शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना, टोटल 100 शेयर्स इंटू आज के डेट का वैल्यू कितना है 300, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000 का, बरोबर। बट मेरा रेवेन्यू में कितना रिकग्नाइज करूंगा, इनिशियल डेट में मैंने नॉन कैश कंसिडरेशन रिसीव किया तो कितना फेयर वैल्यू था उतना ही रिकग्नाइज करूंगा। तो यहाँ पे टू रेवेन्यू बोलूं, रेवेन्यू तो 100 शेयर्स इंटू ₹200 ही होगा, दैट वुड बी 20,000 टू FVPL और FVOCI कितना जाएगा 10,000। समझ रहे हो। तो ओनली कंसर्न इज दैट रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करेंगे हम, तो इंडेस 115 उसी के रिलेटेड बात करता है ना यार। अब रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करेंगे, जितना हमने इनिशियल डेट में नॉन कैश कंसिडरेशन रिसीव करने का वादा किया था उतना ही हम रिकग्नाइज करेंगे, उसके सब्सिक्वेंट चेंजेस है वो हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये वाला जो पार्ट है, हमने इनिशियली सोचा था 20,000 का रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, तो अभी भी 20,000 का ही रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, सब्सिक्वेंट चेंजेस विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड इन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक है, इज दैट क्लियर, ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ। ठीक है, लेट्स गो एंड क्लियर आवर कंसेप्ट। क्या है देखो, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन। अब क्या है, सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू विल नॉट बी मेड आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन। एक बार इनिशियल रिकग्निशन हो गया तो लॉक हो जाएगा, फिर से चेंजेस नहीं करेंगे उसमें। चेंजेस आएगा तो फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे या फिर ओसीआई में ट्रांसफर करेंगे एज पर इंड एस 109। अब यहाँ पे इंड एस 109 क्यों आया, शेयर्स है ना यार, शेयर्स का रिलेटेड जो भी रिकग्निशन वाला पार्ट है दैट विल बी कंसिडर्ड इन इंड एस 109। ठीक है, चलो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक और चीज फिर से बता दो। अब यहाँ पे इतना तो समझ गया सर कि सब्सिक्वेंट चेंजेस ड्यू टू फॉर्म, अब फॉर्म मतलब यहाँ पे ये जो चेंज जो आ रहा है 200 से 300, इट इज ड्यू टू शेयर्स। शेयर्स बना ही ऐसा है जो फ्लक्चुएट होगा, शेयर्स का प्राइस फ्लक्चुएट होगा, ड्यू टू शेयर्स द प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग, बरोबर। तो ड्यू टू द फॉर्म इफ देर आर एनी चेंजेस सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर समझो सर ड्यू टू फॉर्म अगर चेंजेस नहीं आ रहा है तो फिर उस केस में क्या करेंगे, समझो फिर से एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल अपना सेम रहेगा, बस हम क्या करेंगे उसका एक एक्सटेंशन वाला पार्ट लेंगे। होप यू आर गेटिंग। ये टीचिंग हो रहा है, यहाँ पे शेयर्स मिल रहा है। अब चिंटू ने बोला, क्या बोला चिंटू ने, चिंटू बोला कि सर तुम्हें तो शेयर्स 100 मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बट बोला कि सर अगर मुझे एफआर जो है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया, पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया, तो मैं तुमको क्या करूंगा, आई विल गिव एडिशनल 20 शेयर्स एज अ बोनस। क्या बोल रहा है, 100 शेयर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, दिस विल बी माई नॉन कैश कंसिडरेशन। ठीक है, बट बोल रहा है कि एडिशनली 20 शेयर्स फिर भी और देगा, क्यों, क्योंकि एज अ बोनस अगर उसको अच्छा लगा,
अगर उसको दिल को पसंद आ गया तो फिर वो एडिशनल 20 शेयर्स देगा। तो बताओ यहाँ पे जो चेंज आएगा, चेंज ड्यू टू फॉर्म है क्या बताओ? नहीं। यानी क्या? सिंपली दिस विल बी कंसिडर्ड, ये जो 20 शेयर्स है, ये 20 शेयर्स कब मिलेगा मुझे? जब पूरा एफआर पढ़ के हो जाएगा उसका, तब जाके मिलेगा ना। देखो इनिशियली एक दो चैप्टर तो नहीं बता सकता, एक दो इंडेक्स पर्टिकुलर अगर पढ़ लिया, उसको पसंद आया और उसके बाद पता नहीं उसको पसंद नहीं आ सकता है ना। तो पूरा जब एफआर पढ़ेगा तब जाके उसको पता चलेगा कि ये समझ में आया या नहीं, बरोबर? तो लास्ट में मिलने वाला है। तो इनिशियली अगर मैं बोलूं, इनिशियली मैं कितना रिकग्नाइज करूंगा? इनिशियली कितना रिकग्नाइज करूंगा बोलो? इनिशियली कितना रिकग्नाइज करूंगा बोलो? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना है? 100 शेयर्स इंटू ₹200, तो 20,000 टू रेवेन्यू आ जाएगा मेरा 20,000 का, बरोबर? बरोबर। तो इनिशियली ऐसा रिकग्नाइज करूंगा, बट फिर सब्सिक्वेंटली कैसा होगा? सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली कैसा होगा सर? यहाँ पे सब्सिक्वेंटली समझो उसको पसंद आ गया, मतलब पसंद इन सेंस उसको इतना समझ में आ गया कि एफआर में 100 मार्क लेके आने वाला है वो, ठीक है? तो एफआर में 100 मार्क लेके आने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अभी शेयर्स कितना मिलने वाला है मुझे बताओ? शेयर्स मिलने वाला है सर मुझे मुझे मिलने वाला है 120 शेयर्स इंटू 200 ही होगा ना। क्यों 200? क्योंकि इनिशियल प्राइस हमारा 200 था। 120, 120 इंटू 200, तो ये आ जाएगा 24,000 टू रेवेन्यू। कितना है रेवेन्यू? 24,000। अब बताओ क्या सर शेयर के वैल्यू में चेंज आया क्या? ये जो शेयर के प्राइस में चेंज आया, यस आ गया। ये शेयर के प्राइस में जो चेंज आया है, वेदर इट इज ड्यू टू इट्स फॉर्म, नहीं। फॉर्म की वजह से, फॉर्म इन द सेंस शेयर का जो नेचर है उसका फ्लक्चुएशन की वजह से आया है क्या? ये नहीं। ये क्या है यार? ड्यू टू वेरिएबल कंसिडरेशन, बरोबर? दिस इज ड्यू टू वेरिएबल कंसिडरेशन। तो उस केस में इसको रिकग्नाइज कर लेंगे इन द ट्रांजेक्शन प्राइस। क्यों? क्योंकि हमने तो बोला था ना वेरिएबल कंसिडरेशन जो भी रहेगा वो ट्रांजेक्शन प्राइस में आना चाहिए। तो उसके लिए ये, अगर फॉर्म की वजह से कोई भी चेंजेस है तो फिर उस केस में वी विल नॉट कंसिडर द सब्सिक्वेंट चेंजेस, बट अदर देन फॉर्म का सब्सिक्वेंट चेंजेस है, देन इन दैट केस वी विल रिकग्नाइज। सॉरी, ठीक है? क्लियर है? इतना क्लियर है? बोलो। तो आ जाओ यहाँ पे इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, है ना? आ जाओ। Illustration number 49. Fair value of non-cash consideration varies for the reason other than the form of consideration. ये LDR मार्क कर लो, ठीक है? तो आ जाओ देखते हैं क्या बोल रहा है। RT Limited enters into a contract to build an office building at for AT Limited over an 18 months period. तो RT Limited एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में टू बिल्ड अ ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए फॉर AT। तो RT AT बड़ा कंफ्यूजिंग है, RT AT, ठीक है? हम्म, कौन बिल्ड करेगा? RT लिमिटेड, यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए, ओके। एटी लिमिटेड जो है एग्रीज टू पे फॉर द कंस्ट्रक्शन एंटिटी ₹350 crore फॉर द प्रोजेक्ट। तो क्या बोल रहा है? एटी लिमिटेड कंसिडरेशन पे करेगा 350 crore, ओके। आरटी लिमिटेड विल रिसीव द बोनस ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ एटी लिमिटेड इफ इट कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग विद इन 1 year। एकदम मस्त ऑफर है। क्या ऑफर है? उसको मिलेगा 350 करोड़ तो मिलेगा ऑफिस बिल्डिंग के लिए, बट अगर वो विद इन अ ईयर देता है, विद इन अ ईयर मतलब 12 महीने के अंदर देता है, तो फिर उस केस में उसको 10 लाख इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। अज्यूम द फेयर वैल्यू ऑफ 100 इक्विटी पर शेयर, सॉरी 100 पर शेयर एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन। कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में फेयर वैल्यू कितना है? इक्विटी शेयर्स का फेयर वैल्यू इतना है। डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, डिटरमाइन दी ट्रांजेक्शन प्राइस। अब बताओ क्या बताओगे सर? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में आज तुम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है दोनों के बीच में, ठीक है? मैं समझो मैं एटी और आरटी दोनों बनता हूँ। ये आरटी लिमिटेड पहले बोल रहा है और एटी लिमिटेड है। पहले एटी लिमिटेड बोल रहा है कि मुझे कंस्ट्रक्शन करना है। आरटी लिमिटेड क्या बोलेगा? हाँ करके दूंगा, ठीक है? एटी लिमिटेड क्या बोलेगा? ठीक है अगर तुम कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है, तो कंसिडरेशन तुम्हें 350 करोड़ मिलेगा, बट अगर विद इन अ ईयर दोगे ना तो फिर तुम्हें 10 लाख शेयर्स
तोहफा मिल जाएगा, यू विल गेट फ्री इक्विटी शेयर्स ऑफ और 10 लाख इक्विटी शेयर्स एज अ बोनस, ठीक है, एज अ बोनस मिल जाएगा। तो आरटी लिमिटेड क्या हुआ, खुश हो गया ना, आरटी लिमिटेड एकदम खुश हो गया, बोला ठीक है विल डू दैट, राइट। तो अब यहाँ पे जो यहाँ पे आरटी लिमिटेड है उसको ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करना है, ही इज कंफ्यूज्ड, क्या, अरे यार मुझे तो 350 करोड़ मिलेगा, बरोबर, बट ये जो इक्विटी शेयर्स है ना वो एक साल बाद मिलेगा ना, क्यों एक साल बाद, क्यों, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो एक साल बाद कंप्लीट होगा, मतलब विद इन 12 मंथ्स अगर कंप्लीट हो गया तो मुझे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वेरिएबल कंसिडरेशन का जो एस्टिमेशन वाला पार्ट है, जो एस्टिमेट करना है मोस्ट लाइकली, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो यहाँ पे मुझे मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट लाइकली लग रहा है, क्योंकि आउटकम्स ऐसा नहीं है ना कि 7 मंथ में 8 मंथ में, ऐसा कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन, या तो बोला है 12 मंथ्स में दो तो तुम्हें मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, बरोबर। 12 मंथ्स के पहले कितने भी महीने दो तुम्हें 10 लाख इक्विटी शेयर्स मिल जाएगा, 12 मंथ्स, एक मंथ के बाद भी अगर तुम डिलीवर करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, बरोबर। तो मोस्ट लाइकली मेथड तो यूज होगा ही यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, अभी यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन प्राइस मैं समझता हूँ कि चलो कंप्लीट हो जाएगा, आरटी लिमिटेड बोल रहा है हाँ ठीक है मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 12 साल से कर रहा हूँ, ये 12 साल से मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, 12 साल से कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 12 महीने में दे सकता हूँ, ठीक है, 6 महीने पहले ही दे दूंगा, तो हाँ मैं ये ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। तो बताओ मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस कितना होगा, एक तो कैश 350 मिल रहा है, प्लस शेयर्स मिल रहा है ना, शेयर्स, शेयर्स कितना, 10 लाख शेयर्स मिल रहा है, इंटू 100 विच वुड बी, ये करोड़ है ना, विच वुड बी 0.10 करोड़, मतलब 10 करोड़ समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मिलके 360 करोड़ मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दिस शेयर्स इज एडिशनली रिसीव्ड एज अ बोनस विच इज नथिंग बट द वेरिएबल कंसिडरेशन। तो वेरिएबल कंसिडरेशन वाला पार्ट लगाएंगे, दिस इज नॉट ड्यू टू फॉर्म और वैसे सब्सिक्वेंट चेंजेस उसकी वजह से नहीं है, तो इसको वेरिएबल कंसिडरेशन के बेसिस में मानेंगे और 360 करोड़ का रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। आ जाओ, द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द एंटिटी माइट रिसीव कुड चेंज फॉर 2 रीजंस। क्या रीजंस है, एक रीजन ये है, द एंटिटी अर्न्स डज नॉट अर्न दी शेयर्स, यानी एंटिटी को या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, मिलेगा कब, जब 12 मंथ्स में दे देगा, नहीं मिलेगा कब, जब वो 12 मंथ्स के बाद अगर डिलीवर करेगा। एंड नेक्स्ट थिंग, द फेयर वैल्यू पर शेयर में चेंज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होगा, यहाँ पे जो जो कंसिडरेशन वो क्यों इंक्रीज हो सकता है, जो शेयर्स है ना उसका फेयर वैल्यू इंक्रीज हुआ। When determining transaction price determine करते समय the entity would reflect the changes in the number of shares to be earned। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंटिटी क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स में अगर इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ, जो प्राइस है उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स अगर 10 लाख का 5 लाख हो गया या 6 लाख हो गया उसका रिकग्निशन कर सकते हैं। हाउएवर द एंटिटी वुड नॉट रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द फेयर वैल्यू पर शेयर, यानी फेयर वैल्यू का जो चेंजेस है वो रिकग्नाइज नहीं करेगा। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, सब्सिक्वेंट इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमाइन हुआ था और शेयर का प्राइस डिटरमाइन हुआ था वही सब्सिक्वेंटली भी चलेगा, सब्सिक्वेंटली कोई भी चेंज हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे इन द प्राइस ऑफ द शेयर्स। Said the another way, the share price of 100 is used to value the potential bonus throughout the life of the contract। मतलब 100 रुपीज का जो भी था, जो प्राइस है वही हम पूरा साल मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए यूज करेंगे। एज रिजल्ट इफ द एंटिटी अर्न्स, अगर बोनस अर्न करता है तो फिर इट्स रेवेन्यू वुड बी 350 करोड़ प्लस 10 lakhs इक्विटी शेयर्स इनटू 100 पर शेयर, दैट वुड बी 10 करोड़, शेयर्स पूरा रहेगा 360 करोड़ का। क्लियर है क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आ सकता इस पर्टिकुलर आंसर में, तो सिंपली आराम से सुनो क्या हो रहा है। एक मुझे 350 करोड़ मिलेगा, ये तो मिलेगा ही, दिस इज द फिक्स्ड कंसिडरेशन। नेक्स्ट 10 लाख इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। अब इक्विटी शेयर्स इज नथिंग बट अ नॉन कैश कंसिडरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सर नॉन कैश कंसिडरेशन हो तो वेरिएबल हो सकता है नहीं हो सकता है, यार नॉन कैश कंसिडरेशन और वेरिएबल कंसिडरेशन दोनों एक साथ हो सकता है। इक्विटी शेयर्स मिल रहा है और एज अ बोनस मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट वेरिएबल कंसिडरेशन एज अ नॉन कैश कंसिडरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जब 10 लाख इक्विटी शेयर्स मिलने वाला है तो यहाँ पे मैं तो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में जो प्राइस रहेगा वही प्राइस में मैं रिकग्नाइज करूंगा, और ये फेयर वैल्यू में अगर सब्सिक्वेंटली कोई भी चेंजेस आएगा तो उसको रिकग्नाइज नहीं करना है, नहीं करेंगे, यस सर। तो ड्यूरिंग द लाइफ, पूरे साल में मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है उतने पूरे ईयर्स में मेरा जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स रहेगा वही रहेगा, उसको सब्सिक्वेंटली चेंज नहीं करेंगे, यही बोल रहा हूँ इतनी देर से,
ठीक है। नॉन कैश कंसिडरेशन इनिशियली रिकग्नाइज हुआ तो फिर वही सेम यूज करेंगे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। समझो सर यहाँ पे 10 लाख का शेयर 12 लाख हो जाता है, तो उसको रिकग्नाइज करेंगे क्या? उसको कर लेंगे। 10 लाख का 12 लाख हो रहा है तो फिर कर लेंगे, बट प्राइस विल बी 100 ओनली, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? एकदम मस्त समझ में आया? ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो फिर इन दैट केस इलस्ट्रेशन नंबर 50 भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ यू वांट टू रीड यू कैन पॉज मी। प्रोडक्शन कंपनी वाई सेल्स अ टेलीविजन शो टू टेलीविजन कंपनी एक्स। अच्छा, तो यहां पे फिर से बोलो, क्या है? कंपनी वाई है और यहां पे कंपनी एक्स है। ठीक है। कंपनी वाई, वाई जो है वो सेल कर रहा है किसको? एक्स को। क्या सेल कर रहा है? टेलीविजन शो टू टेलीविजन कंपनी एक्स। द कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन अंडर द अरेंजमेंट इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 1000 एंड 100 एडवर्टीजमेंट स्लॉट्स। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है इसका, तो ये कंसिडरेशन क्या है? 1000 रुपीज फिक्स्ड कंसिडरेशन कितना है? 100 है, और इसके बदले में एडवर्टीजमेंट का स्लॉट्स कितना मिलेगा? एडवर्टीजमेंट का स्लॉट्स मिलेगा 100 स्लॉट्स। ठीक है, ये मेरा कंसिडरेशन है। ओके। वाई जो है, वाई जो है, वाई डिटरमाइंस दैट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, मतलब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर रहा है ऑफ द शो, शो का वुड बी 1500। मतलब यहाँ पे फिक्स्ड कंसिडरेशन जो है इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितना है? दिस वुड बी 1500। बेस्ड ऑन द मार्केट रेट्स वाई डिटरमाइंस दैट द फेयर वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स, जो भी एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स है उसका 600 है। डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। अब मुझे डिटरमाइन करना है ट्रांजेक्शन प्राइस। ओके, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई कंपनी क्या करता है? वाई कंपनी टेलीविजन शो बेचता है टू कंपनी एक्स, और यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? 1000 रुपीज एंड 100 स्लॉट्स। मतलब फिक्स्ड कंसिडरेशन कितना है? 1000 रुपीज है एंड 100 एडवर्टीजमेंट क्लॉज है। तो फिर वाई डिटरमाइन करता है कि ये जो 1000 रुपीज है इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जो है ना वो 1500 है, और पर स्लॉट, पर एडवर्टाइजिंग स्लॉट जो है वो कितना है? 600। ठीक है, 600। सिंस वी हैव डिटरमाइन दैट यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन प्राइस है वो 1000 है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के लिए अभी के लिए बाजू में रखता है, क्योंकि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। किसके बीच में? कंपनी वाई एंड कंपनी एक्स के बीच में। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1000 रुपए का, तो हम क्या करेंगे? 1000 रुपया ही ले लेंगे, प्लस प्लस क्या? एडवर्टीजमेंट स्लॉट का प्राइस कितना है? 600। यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट्स दिए है बट प्राइस नहीं दिए ना, तो प्राइस कितना है? 600। तो मेरा टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है? 1600। टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है? 1600। वेरी गुड। अब नेक्स्ट थिंग, अगर समझो सर इसको मैं नहीं डिटरमाइन कर पाता हूं, अगर मैं 1600 को डिटरमाइन नहीं कर पाता हूं, देन इन दैट केस अपने पास क्या स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है क्या? यस सर। तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितना है? 1500। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 1500 है, तो उसको कंसिडर कर लेंगे। देखो, आ जाओ। वाई लिमिटेड डिटरमाइंस दैट द ट्रांजैक्शन प्राइस 1600, 1600 बोला था, 1000 प्लस 600, कंप्राइजिंग 1000 फिक्स कंसिडरेशन प्लस द फेयर वैल्यू ऑफ द एडवर्टीजमेंट स्लॉट इज रुपीज 600। ठीक है। इफ द फेयर वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स कुड नॉट बी रीजनेबली एस्टिमेटेड, मतलब ये जो फेयर वैल्यू है उसको प्रॉपरली हम एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस केस में देन दी ट्रांजेक्शन प्राइस वुड बी कितना? 1500। Why should use the standard selling price of goods and services promised for non cash consideration? ठीक है, सिंपल है, एक पिद्दू सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट है? ठीक है, कितना है? 1000 रुपए का फिक्स कंसिडरेशन था, 600 वॉज द एडवर्टाइजिंग क्लॉड, 1600 क्या हो गया? अगर मेरे पास ये प्राइस नहीं है तो फिर मेरे पास डायरेक्टली स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दिया है कितना? पूरा पूरा जो है ना, पूरा इसका कंबाइंड वे में 1500, तो 1500 को कंसिडर कर लो। इज दैट क्लियर? यस सर। आ जाओ, शायद से मेरे पास टेस्ट योर नॉलेज में एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे से रीड कर लो, प्यार से रीड करो। मैं रीड करता हूं ना, मैं रीड करूं? आ जाओ। ए लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बी लिमिटेड विच इज एंगेज इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ पावर। तो यहाँ पे कौन है? ए लिमिटेड है, अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। ओके। एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बी लिमिटेड, बी लिमिटेड विच इज एंगेज्ड इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ पावर। तो ए टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ये टेलीकॉम है, और ये सप्लाई वाला है।
जस्ट अ मिनट, हाँ ओके। ये टेलीकॉम कंपनी है और ये क्या है, पावर सप्लाई वाला है। ओके, इन दोनों के बीच में लेन देन हो रहा है ना, तो ऐसा अपन निकाल लेते हैं। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट ए लिमिटेड विल प्रोवाइड 1000 नहीं है ये, 1100 है ना, मतलब 1 लाख minutes of talk time to the employees of B Limited in exchange of getting power equivalent to 20,000 units। तो यहाँ पे A Limited क्या दे रहा है, A Limited 1 लाख मिनट्स ऑफ टॉक टाइम दे रहा है और बी लिमिटेड उसके बदले में क्या दे रहा है, 20,000 का यूनिट्स पावर दे रहा है, इक्विवेलेंट पावर दे रहा है। ओके सर। ए लिमिटेड नॉर्मली चार्जेस 0.5 पर टॉक टाइम, तो ए लिमिटेड कितना चार्ज करता है, ए लिमिटेड 0.5 रुपीज़ करता है एंड बी लिमिटेड चार्जेस रुपीज़ 2.5 पर यूनिट। ओके, हाउ शुड रेवेन्यू बी मेजर्ड इन दिस केसेस कैसे रिकग्नाइज करना है। अब यहाँ पे सिंपली मेरे हिसाब से आंसर जो है वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देंगे, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देंगे। अब चलो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या कैश इन्वॉल्व है क्या, पहली चीज वो। सर यहाँ पे देखने से कैश इन्वॉल्व कहीं भी नहीं है, बरोबर। इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है कि मैं तुम्हें मेरा प्रोडक्ट दूंगा, वो उनके मेरे प्रोडक्ट दे देंगे, उनका प्रोडक्ट दे देंगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है क्या, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है क्या, बिल्कुल भी नहीं। एक टॉक टाइम सर्विसेज दे रहा है, दूसरा पावर यूज दे रहा है, तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में तो नहीं है, बरोबर। इतना तो समझ में आया। तो मैंने एक इंडेस 115 स्टार्ट करते पहले ही, मतलब स्टार्ट करते ही मैंने एक चीज बताया था, अगर कोई भी दो एंटिटी, इफ टू एंटिटीज आर कमिंग टुगेदर विद द सेम प्रोडक्ट, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, और उन दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे हम क्या मानेंगे, दिस इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ इंडेस 115। यही बोला था ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था इंडियन ऑयल, फिर उसके बाद एचपी पेट्रोलियम का, बरोबर। तो इंडियन ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल का पेट्रोलियम जो भी है वो पेट्रोल देता है एचपी को, एचपी देता है उसको, मतलब जब भी उनका एक्सेस और ये हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे दोनों जो एंटिटी है वो सेम प्रोडक्ट में डील कर रहा है और दोनों जो है ना सेम प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि हेल्प करने के लिए एक दूसरे को। तो यहाँ पे अल्टीमेट कस्टमर को तो नहीं जा रहा है, बरोबर। तो उस केस में ये इंडियस 115 के अंडर नहीं आएगा। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, ए लिमिटेड को पावर चाहिए विच इज एन अल्टीमेट कंज्यूमर, बी लिमिटेड को क्या चाहिए, टॉक टाइम सर्विसेज चाहिए, किसको, बी लिमिटेड के एम्प्लॉयज को चाहिए विच इज एन अल्टीमेट कंज्यूमर। तो यहाँ पे दोनों भी अलग अलग बिजनेस है, दोनों भी अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो फिर उस केस में यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इंडियस 115 अप्लीकेबल हो सकता है। ओके, यहाँ तो क्लियर है। अब आते हैं ए के साइड से। ए टेलीकॉम कंपनी है, वो क्या कर रहा है, वो 1 लाख मिनट्स का टॉक टाइम सर्विसेज दे रहा है टू बी, बरोबर। अब ए के बुक्स में, ए भी जो सेल कर रहा है उसको इन रिटर्न क्या मिल रहा है, सप्लाई ऑफ पावर मिल रहा है, विच इज नॉट इन कैश, बट उसको कुछ तो मिल रहा है ना, बरोबर, विच इज नॉन कैश कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, द ट्रांजेक्शन, द ओवरऑल ट्रांजेक्शन इज इन द नॉन कैश कंसिडरेशन वे, बरोबर। ओके सर, ठीक है। तो अभी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ए के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ए हूँ, तो ए क्या दे रहा है, 1 लाख मिनट स्टॉक टाइम दे रहा है और उसको क्या मिल रहा है, 20,000 यूनिट्स ऑफ पावर। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, ताज़ा ताज़ा पढ़ा है कि नॉन कैश कंसिडरेशन को मेजर कैसे करेंगे। जो भी रिसीव्ड है ना, रिसीव्ड, जो भी रिसीव्ड है, देखो ऐसा आ रहा है ना, ये देखो आ रहा है, ये रिसीव्ड वाला जो पार्ट है, दैट रिसीव्ड वाला पार्ट का जो फेयर वैल्यू रहेगा वो कंसिडर करेंगे फॉर दी मेजरमेंट ऑफ द रेवेन्यू। तो यहाँ पे हम ए के बुक्स में क्या रिकग्नाइज करेंगे, ए के बुक्स में 20,000 यूनिट्स का जो पावर है इंटू 2.5, 20,000 इंटू 2.5 कितना आएगा, 50,000 आई गेस, 50,000। तो ए के बुक्स में रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज होगा, ₹50,000, दिस विल बी रेवेन्यू इन ए बुक्स। समझे क्या, समझे। ए को क्या मिल रहा है, ए को जो भी रिसीव कर रहा है उसका फेयर वैल्यू है ना, तो ए का फेयर वैल्यू का बेसिस में मैंने 50,000 रिकग्नाइज कर लिया। अब बी के पास चलते हैं, बी के पास अब मैं बी हूँ, बी क्या दे रहा है, बी इज गिविंग दी सप्लाई ऑफ 20,000 यूनिट्स और उसको मिल रहा है 1 लाख का, क्या मिल रहा है, 1 लाख मिनट्स का टॉक टाइम मिल रहा है, बरोबर। तो नॉन कैश कंसिडरेशन मेजर कैसे करेंगे, जो भी रिसीव्ड है उसका फेयर वैल्यू ले लेंगे। तो रिसीव्ड का फेयर वैल्यू है क्या, यस, 1 लाख मिनट्स इंटू 0.5, इंटू 0.5 ही है ना। हम्म, तो कितना आएगा, 1 लाख इंटू 0.5, तो ये भी आएगा 50,000। तो बी के बुक्स में भी रेवेन्यू रिकग्नाइज कितना करेंगे,
in B books, rupees 50,000. रेवेन्यू 50,000 का रिकग्नाइज करेंगे. इज दैट क्लियर? दिस इज अबाउट नॉन कैश कंसिडरेशन. अब नीचे पूरा सा बड़ा आंसर दिया है, एक बार रीड कर लेते हैं सो दैट यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है तो पहला एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने का कि 115 क्या है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो बोला था ना कि ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड नॉट इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस एंड देयरफॉर इंड एस 115 वुड बी अप्लीकेबल. ठीक है. फिर उसके बाद फिर आगे लिखेंगे क्या ए लिमिटेड जो है वो क्या दे रहा है, 1 लाख मिनट का टॉक टाइम दे रहा है एंड रिसीविंग 20,000 यूनिट्स ऑफ पावर एंड नॉन कैश कंसिडरेशन इज मेजर्ड बेस्ड ऑन दी फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन रिसीव्ड. अब नॉन कैश कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या है, यहाँ पे 20,000 यूनिट्स है. तो ए विल रिकग्नाइज इन इट्स बुक्स द रेवेन्यू ऑफ रुपीज 50,000 विच वुड बी क्या 20,000 यूनिट्स इंटू 2.5. फिर उसके बाद सेम सिमिलरली बी का लिखने का है. देखो, Ind AS 115 excludes non-monetary exchanges between the entities in the same line of business. क्या है ये? सेम लाइन ऑफ बिजनेस टू फैसिलिटेट द सेल्स टू द कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर. तो फैसिलिटेट करने सेल्स और उसके बाद पोटेंशियल कस्टमर का. ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस स्टैंडर्ड वुड नॉट अप्लाई. किसको अप्लाई नहीं करेगा? टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू ऑयल कंपनीज दैट एग्री टू एक्सचेंज ऑफ ऑयल टू फुलफिल द डिमांड फ्रॉम देयर कस्टमर इन डिफरेंट स्पेसिफाइड लोकेशंस ऑन द टाइमली बेसिस. तो मैंने जो एग्जांपल दिया था ना वही है यहाँ पे. बोल रहे कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस है और एक्सचेंज कर रहे प्रोडक्ट्स, तो फिर इन दैट केस इट वोंट बी कंसिडर्ड एज 115 का ट्रांजेक्शन और 115 अप्लीकेबल नहीं होगा. However, the current scenario will be covered in Ind AS 115 since the same exchange is dissimilar goods or services. मतलब अलग अलग गुड्स है तो उसके लिए यहाँ पे 115 आएगा. तो Ind AS 115 an entity shall consider the terms of contract and its customary businesses practices to determine the transaction price. The transaction price जो है ना is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for the transferring promised goods and services. यानी क्या सिंपली 115 का लॉजिक क्या है यहाँ पे रिसीव्ड का, तो जो मुझे कैश मिलेगा वही कैश मेरा क्या रहेगा, कंसिडरेशन रहेगा ना. तो अब जो नॉन नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रहा है मतलब इन काइंड मिल रहा है वही मेरा क्या रहेगा, कंसिडरेशन रहेगा. एक्सक्लूडिंग द अमाउंट्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज. यानी क्या, थर्ड पार्टी के बिहाफ में जैसा जीएसटी हुआ, टीडीएस हुआ, ये थर्ड पार्टी के बिहाफ में कंसिडर कर रहे हैं, उसको रेवेन्यू में नहीं इंक्लूड करेंगे हम. ठीक है, उसको हम अलग से अकाउंट पर करेंगे. द कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर में इंक्लूड फिक्स्ड अमाउंट, वेरिएबल अमाउंट्स और बोथ. तो 115 क्या बोल रहा है दैट to determine the transaction price for a contract in which the customer promises consideration in the form other than cash. मतलब in the form other than cash in the sense non-cash consideration, an entity shall measure the non-cash consideration at fair value. बरोबर. तो यहाँ पे आ गया ये important, मार्क कर लो. On the basis of above, revenue recognized by A Limited will be consideration in the form of power units. क्या? A Limited के लिए power units होगा, which is received by him. A Limited is receiving power units, तो power units रहेगा. That expected to be entitled for talk time sold, तो 50,000 का revenue recognize करेंगे. The revenue recognized by B Limited will be consideration in the form of talk time. तो talk time मिल रहा है B को, तो B talk time consider करेगा. Entitled for the power of goods sold, that is 50,000. तो यहाँ पे 50,000 आ जाएगा revenue. इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल था, समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा तो लाइक करो. चलो ठीक है, यहां तक. चलो एक और कंसेप्ट के आगे बढ़ते हैं. वन मोर कंसेप्ट. नेक्स्ट थिंग अब देखते हैं हम क्या देखेंगे. हम देखेंगे कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज. कस्टमर ने क्या किया, अपने को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा ना ऑब्वियसली. हाँ, जो एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या हो रहा है. अपना पीपी लिमिटेड है सर. चिंटू है सर. चिंटू भाई. ठीक है. अब क्या बोल रहा है चिंटू. चिंटू बोल रहा है सर, अभी मतलब टीचिंग में नहीं हुआ, अभी कंस्ट्रक्शन में हूँ. किस में हूँ? कंस्ट्रक्शन.
चिंटू आया, चिंटू बोला कि सर मुझे ना एक बंगलो बनाना है। तो मैं बोला ठीक है बना देंगे। अब कंस्ट्रक्शन करते समय चिंटू ने बोला ठीक है सर 1 करोड़ रुपए आपको दूंगा मैं एज अ कंसिडरेशन। बट अब ये 1 करोड़ में ये तो कंसिडरेशन हुआ आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो बंगलो बनाओगे ना, तो वो बंगलो में जो सीमेंट है, सीमेंट का पोता मैं ला के दूंगा। आई विल प्रोवाइड यू द सीमेंट विद सीमेंट। बोल रहा है कि आई विल प्रोवाइड यू विद द टाइल्स विच हैज टू बी प्लेस्ड इन द रूम्स, मतलब जो रूम्स में डालना है ना टाइल्स, वो टाइल्स को कौन देगा? चिंटू देगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है चिंटू? चिंटू दे बोल रहा है कि कंसिडरेशन ले लो 1 करोड़ का, बट मुझे एकदम बढ़िया बंगलो चाहिए। तो ये सीमेंट दे देगा और बोल रहा है टाइल्स भी देगा। ठीक है, तो पीपी लिमिटेड ने बोला ठीक है दे दो। अब यहाँ पे चिंटू बोल रहा है सर देखो, ये कंसिडरेशन तो 1 करोड़ दे रहा हूँ मैं, उसके साथ साथ में सीमेंट और टाइल्स दे रहा हूँ। बट ये जो सीमेंट और टाइल्स है ना, जितना आपको लगेगा उतना यूज कर लो। क्या हो रहा है? जितना आपको लगेगा घर बनाने के लिए वो यूज कर लो, और बचा हुआ मैं फिर से ले लूंगा। क्या बोल रहा है? सीमेंट जो है जितना घर को लगेगा उतना प्रोवाइड कर दूंगा, उतना ले लो, और बचा हुआ पार्ट विल बी अगेन टेकन बाय चिंटू। तो यहाँ पे अगर सिंपली देखूं मैं, इधर यहाँ पे अगर देखूं, तो कंट्रोल ऑफ द गुड्स, कंट्रोल ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय चिंटू। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय चिंटू इज नॉट ट्रांसफर्ड टू पीपी लिमिटेड। बरोबर, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ ना गुड्स का। ये जो गुड्स है, ये गुड्स कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ। कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा? जब समझो 100 पोता, मतलब 100 पोता का सीमेंट चिंटू दे रहा है किसको? पीपी लिमिटेड को। और पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है? 100 में से 70 यूज कर लिया और 30 बचा हुआ है, तो 30 का क्या करना है वो पीपी सोचेगा। उसके बाद चिंटू का कोई लेना देना कुछ नहीं होगा एक बार देने के बाद। तो तब जाके मैं बोलूंगा कि कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। बरोबर। तो इस केस में क्या हो रहा है? चिंटू बोल रहे हैं जितना यूज करेगा यूज करो, बचा हुआ मैं लेके जाऊंगा, तो देर इज नो कंट्रोल ऑन द गुड्स। तो उस केस में पीपी लिमिटेड, अगर मैं बोलूं यहाँ पे टोटल कंसिडरेशन यहाँ पे हो रहा है ₹3 करोड़ का। टोटल कंसिडरेशन कितना हो रहा है? 3 करोड़ बहुत ज्यादा हो गया, 2 करोड़ का समझो। समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वही बोल रहा हूँ कि 2 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे पीपी लिमिटेड कितना रिकग्नाइज करेगा? पीपी लिमिटेड एक तो ये ₹1 करोड़ करेगा सिर्फ, 2 करोड़ का नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 करोड़ इज इंक्लूडिंग ऑल। ठीक है, 2 करोड़ इज इंक्लूडिंग ऑल कंसिडरेशन, सीमेंट, टाइल, सब कुछ इंक्लूड करके। बट यहाँ पे जो कंट्रोल है, कंट्रोल तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। तो नेट रेवेन्यू जितना पार्ट है, नेट रेवेन्यू विल बी रिकग्नाइज बाय पीपी लिमिटेड। तो अगर मैं ऐसा बताऊं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकल के बताओ, तो यहाँ पे बाय रेवेन्यू आएगा ना, 1 करोड़ आएगा। सिर्फ नेट पार्ट विल बी रिकग्नाइज्ड यहाँ पे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी नेक्स्ट एग्जांपल में समझेगा। चलो अब तो देखेंगे, ये फर्स्ट केस हुआ था, ये क्या है मेरा? केस नंबर 1। ठीक है, चलो अब देखते हैं केस नंबर 2। ठीक है, सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे फर्क क्या है? फर्क ये है कि चिंटू जो बोल रहा है ना, कंट्रोल ऑफ गुड्स, दैट इज सीमेंट एंड टाइल्स, इज ट्रांसफर्ड टू पीपी लिमिटेड, हु इज द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, ये जो कंट्रोल है, ये जो सीमेंट है और ये जो टाइल्स है, ये दोनों का जो है ना, ये दोनों का कंट्रोल जो है वो पीपी लिमिटेड के पास आ गया अभी। अब क्या होगा? इन दोनों का प्राइस समझ लो, टोटल ओवरऑल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है? 2 करोड़। ओवरऑल ट्रांजैक्शन प्राइस 2 करोड़ है। सिर्फ उसमें से यहाँ पे कंसिडरेशन 1 करोड़ छोड़ दो। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ, तो फिर यहाँ पे कंसिडरेशन छोड़ दो, कंसिडरेशन मिलेगा ही मिलेगा जो भी है 2 करोड़ का। मतलब यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस है, कंसिडरेशन नहीं बोलता हूँ मैं, ट्रांजेक्शन प्राइस बोलता हूँ। ट्रांजेक्शन प्राइस। अब ये जो ट्रांजेक्शन प्राइस है, अब देखो यहाँ पे ऐसा 3-4 चीज़ें होना है। इसमें है क्या? सीमेंट,
विच इज़ फॉर रुपीज़ 50 लैक्स, टाइल्स है विच इज़ फॉर रुपीज़ 20 लैक्स, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय कौन, चिंटू भाई प्रोवाइड करेगा, बरोबर। और फिर अपने पास बचता क्या है, अपने पास बचता ये है सर बचा हुआ कंसिडरेशन, बचा हुआ कंसिडरेशन जो भी रहेगा दैट वुड बी माय रेवेन्यू। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? देखो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, ट्रांजैक्शन प्राइस 2 करोड़ का है, ठीक है। और उसके बाद बदले में क्या मिल रहा है, ऐसा ना को फिर से चेंज कर रहा हूँ, सॉरी, तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग आना ना। ट्रांजैक्शन प्राइस 2 करोड़ है, फिर उसके बाद चिंटू क्या बोल रहा है, चिंटू बोल रहा है कि सीमेंट दे दूंगा वर्थ रुपीज़ 50 लैक्स और टाइल्स दे दूंगा वर्थ रुपीज़ 20 लैक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा सर, अब यहाँ पे कंट्रोल जब ट्रांसफर होगा किसको, पीपी लिमिटेड को, कंट्रोल किसके पास ट्रांसफर हो रहा है, पीपी लिमिटेड के पास ट्रांसफर हो रहा है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज नॉन कैश कंसिडरेशन। क्या कंसिडर होगा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज नॉन कैश कंसिडरेशन। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बताऊँ तो ऐसा होगा टू परचेस 70 लैक्स और बाय रेवेन्यू हो जाएगा 2 करोड़। समझ रहे हो, जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा किसको, पीपी लिमिटेड को, तो हम उसको सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे, नेट बेसिस में रिकग्नाइज नहीं करेंगे। बोलेंगे मैंने परचेस किया है चिंटू से 70 लैक्स का और मेरा ओवरऑल रेवेन्यू है 2 करोड़ का, तो उसको सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे। समझ गया, इज देयर एनी डाउट? तो यहाँ पे दो केसेस है, वेदर द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, वेदर द कंट्रोल इज नॉट ट्रांसफर। अगर कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है तो परचेस को अलग रिकग्नाइज करो, रेवेन्यू को अलग रिकग्नाइज करो, समझ रहे हो। और यहाँ पे बोल सकते हैं इसको नॉन कैश कंसिडरेशन करके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो नेट बेसिस में जितना हमें कंसिडरेशन मिल रहा है उतना ही रिकग्नाइज करो। दिस इज अबाउट दी कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज। होप सो यू गॉट इट अच्छे से। देखो कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज, जस्ट अ मिनट। हम्म, तो क्या हो रहा है, कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड बात कर रहे थे हम। देखो इफ अ कस्टमर कॉन्ट्रीब्यूट्स goods and services to facilitate an entity's fulfillment of the contract, the entity shall assess whether it obtains control of those goods and services। तो यहाँ पे अगर कस्टमर ने कंट्रीब्यूट किया कोई भी चीज़, क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे, समझो गुड्स एंड सर्विसेज कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फिर एंटिटी जो है वो असेस करेगा कि कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। इफ द एंटिटी ऑब्टेन्स कंट्रोल, एंटिटी कंट्रोल ऑब्टेन करता है तो फिर इन दैट केस फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बाय द कस्टमर ऐड टू द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो यहाँ पे जो भी फेयर वैल्यू है वो ऐड होगा ट्रांजेक्शन प्राइस में। इफ द entity does not obtain the control, fair value of goods and services supplied by the customer will not be added to the transaction price। अब added का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपली यानी क्या, रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा, उसमें से कस्टमर ने कुछ गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड किया तो उसको कंसिडरेशन पे करना होगा ना, तो वो लेस हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे एडजस्ट कर लो, एडेड मत करो, एडजस्ट कर लो, विल बी एडजस्टेड, ठीक है। होप सो यू गॉट इट फ्रॉम हियर। चलो आ जाओ इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 51, क्या हो रहा है, एम एस लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स। तो एम एस लिमिटेड जो है यहाँ पे कार्स का मैन्युफैक्चरर है, ओके। इट हैज़ अ सप्लायर, मतलब एम एस लिमिटेड का कोई और सप्लायर है, ओके सर। तो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसका सप्लायर कौन है, ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम्स। स्टीयरिंग मतलब वो कार का जो होता है ना स्टीयरिंग, वो एस के लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे एस के लिमिटेड और एम एस लिमिटेड है। एम एस लिमिटेड क्या बोल रहा है, प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 10,000 स्टीयरिंग सिस्टम्स ऑन एस के लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे एम एस लिमिटेड ने क्या किया, 10,000 स्टीयरिंग सिस्टम्स एस के लिमिटेड को यहाँ पे ऑर्डर दिया। इट ऑल्सो एग्रीज टू पे 25,000 पर शेयरिंग सिस्टम एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये देखो ये वर्ड आया कॉन्ट्रीब्यूट्स, यानी क्या, वो कंसिडरेशन देगा, इसका जो कंसिडरेशन है इसका कंसिडरेशन दे देगा कितना, रुपीज़ 25,000 का। इसके साथ साथ में एडिशनली क्या देगा, टूलिंग किट, टूलिंग टू बी यूज्ड इन एसकेस प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसके एडिशनली ये टूलिंग भी दे रहा है जो एसके लिमिटेड यूज़ कर सकता है,
ठीक है, SK लिमिटेड यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कस्टमर कौन है यहाँ पे, MS लिमिटेड, सप्लायर कौन है, SK लिमिटेड। अब कस्टमर जो है, कस्टमर 10,000 स्टीयरिंग व्हील्स का जो भी है ना, इसने प्लेस कर दिया क्या, ऑर्डर। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि हम पैसा भी देंगे 25,000 का और टूलिंग किट भी देंगे, ठीक है। द टूलिंग किट, द टूलिंग हैज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ का फेयर वैल्यू है एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन। कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन के टाइम में टूलिंग का प्राइस है कितना, 2 करोड़। तो अगर मैं बोलूँ, एक तो 25,000 दिस इज अ कैश कंसिडरेशन, इसका कैश बोलूँ। टूलिंग किट का क्या बोलूँ, मतलब जो भी टूलिंग होगा इसका जो है, दिस विल बी नॉन कैश कंसिडरेशन। क्या होगा ये, नॉन कैश कंसिडरेशन। ओके, SK लिमिटेड डिटरमाइंस दैट each steering system represents a single performance obligation and that the control of steering system transfers to MS Limited upon delivery। तो हर एक steering system जो है ना, that will be considered separate performance obligation, और जब जब ये बनते जाएगा और ये कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा MS Limited को, तब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। SK Limited में यूज द टूलिंग फॉर अदर प्रोजेक्ट्स एंड डिटरमाइन दैट इट ऑब्टेन्स द कंट्रोल ऑफ द टूलिंग। तो बताओ क्या बोल रहा है यहाँ पे, SK लिमिटेड ने क्या बोला, SK लिमिटेड ने ये बोला कि जो टूलिंग है वो टूलिंग अदर प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, अदर प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकता हूँ, और साथ साथ में ये जो है ये कंट्रोल ऑब्टेन कर रहा है ऑफ द टूलिंग, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो बताओ एज अ लेमैन व्हाट यू विल से, मैं किसी और से गुड्स परचेस कर रहा हूँ, ठीक है, और वो गुड्स के बदले में मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें जो है ना 10,000 कैश देता हूँ और 5,000 का कुछ और दे देता हूँ, कैश नहीं दूंगा लेकिन कुछ और दे दूंगा। और वो जो कुछ और होगा ना, समझो फॉर एग्जांपल तुम्हें पेन्स दे दूंगा, पेन, ठीक है, क्या दूंगा, पेन। अब माना पेन यूज नहीं है लेकिन पेन बहुत यूज आता है वो लिखने के लिए ना। अभी दुकानदार है तो दुकानदार में मैं गया और कुछ सामान लिया और उसको बिलिंग बनाना है तो पेन ही चाहिए ना, तो पेन दूंगा, मैं 5,000 रुपये का पेन दूंगा। और ये पेन जो है वो तुम्हारे नाम पे हो जाएगा, ये पेन जो है तुम्हारा नाम पे हो जाएगा, वो तुम कैसे भी यूज करो, आई वोंट हैव एनी इंटरफेस। तो बताओ अभी वो जो दुकानदार है उसको कंसिडरेशन क्या हुआ, एक तो 10,000 प्लस 5,000 का पेन मिल रहा है, 15,000 का हो गया ना, 10,000 का कैश और 5,000 का पेन, दैट इज नॉन कैश कंसिडरेशन, दोनों को मिला के उसका कंसिडरेशन होगा, दैट इज 15,000। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे MS लिमिटेड क्या कर रहा है, MS लिमिटेड 25,000 दे रहा है, उसके साथ साथ में वो टूलिंग भी दे रहा है, और ये टूलिंग जो है ये SK लिमिटेड के नाम पे हो जाएगा, बराबर। ये टूलिंग जो है ना SK लिमिटेड के नाम पे हो जाएगा, और ये SK लिमिटेड कहीं भी यूज कर सकता है, उसको जहां मन चाहे वहां यूज कर सकता है, राइट, और ये कंट्रोल भी ऑब्टेन कर रहा है। तो कंसिडरेशन वुड बी 25,000 प्लस टूलिंग। अब टोटल कंसिडरेशन कितना हो रहा है बताओ, टोटल कंसिडरेशन 10,000 स्टीयरिंग इंटू 2.5, नहीं 2.5 नहीं, 25,000। तो यहाँ पे लगभग ये 2.5 करोड़ होगा या 25 करोड़ होगा, कितना होगा, 25 करोड़ होगा, प्लस 2 करोड़ का टूलिंग है, तो यहाँ पे टोटल कंसिडरेशन वुड बी 27 करोड़। तो देखो एज अ रिजल्ट SK लिमिटेड इंक्लूड्स द फेयर वैल्यू ऑफ टूलिंग इन द ट्रांजेक्शन प्राइस एट अ कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन विच डिटरमाइंस टू बी 27 करोड़, ठीक है, 25 करोड़ फॉर द स्टीयरिंग सिस्टम एंड 2 करोड़ फॉर टूलिंग सिस्टम। क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपली नॉन कैश कंसिडरेशन कुछ अलग वे में दे रहा है। अब कस्टमर जो है अलग वे में इन द सेंस कस्टमर टूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा है। अगर यहाँ पे ही मैंने एग्जाम्पल को और एक्सटेंड कर देता हूँ, चलो यहाँ पे केस नंबर 3 भी ले लेते हैं, केस नंबर 3 भी ले लेते हैं, सेम अपना चिंटू और PP लिमिटेड, और गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड, गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होगा किसको, PP लिमिटेड को। तो चिंटू क्या बोल रहा है, PP लिमिटेड है और यहाँ पे चिंटू है, ठीक है, ओके, हाँ, PP लिमिटेड कंस्ट्रक्शन करेगा और चिंटू क्या देगा, कैश ऑफ ₹1 करोड़, और बोल रहा है सर मैं तुम्हें सीमेंट भी दे देता हूँ, टाइल्स भी दे देता हूँ, ठीक है, सीमेंट भी दे देता हूँ और टाइल्स भी दे देता हूँ। सीमेंट जो है सर, सीमेंट का प्राइस कितना होगा, समझो सीमेंट का प्राइस 20 लाख होगा, टाइल्स का प्राइस होगा 30 लाख। ये गुड्स तुम ले लो, ये गुड्स तुम ले लो, ये कंसिडरेशन के बदले में दे रहा हूँ। कंसिडरेशन की मतलब मेरा प्राइस जो है टोटल 2 करोड़ बन रहा था, बट बोल रहा है कि नहीं तुम्हें कैश 1 करोड़ दे दूंगा और सीमेंट 20 लाख का और टाइल्स 30 लाख का, और कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, तो टोटल कंसिडरेशन 1.5 करोड़ का हो जाएगा। ये डायरेक्टली ऐड कर दो,
ये क्या होगा, ये कैश कंसिडरेशन, ये होगा नॉन कैश कंसिडरेशन। तो रेवेन्यू 1.5 का। ऊपर जो एग्जांपल दिया था मैंने, ऊपर जो दिया था, देयर इज ओवरऑल ट्रांजैक्शन प्राइस। क्या है ये? ओवरऑल ट्रांजैक्शन प्राइस है। अब ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन प्राइस के ऊपर एडिशनली क्या दे रहा है चिंटू? ये भी दे रहा है 50 और 20, विच विल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट दिस। तो पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है? पीपी लिमिटेड इज नथिंग बट परचेजिंग सीमेंट एंड टाइल्स फ्रॉम चिंटू लिमिटेड। परचेस कर रहा है ना चिंटू लिमिटेड से, तो उसके लिए हम अलग से परचेस दिखाएंगे एंड रेवेन्यू अलग से दिखाएंगे। अगर कंट्रोल ट्रांसफर होता ही नहीं तो फिर उस केस में नेट जितना रेवेन्यू आएगा उतना ही रिकग्नाइज कर लो यार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? दिस इज कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज। तो आज हमने क्या पढ़ा था? क्वेश्चंस करेंगे हम आगे, खत्म नहीं हो रहा है। तो आज हमने क्या किया था? नॉन कैश कंसिडरेशन अच्छे से पढ़ा डिटेल में। नॉन कैश कंसिडरेशन होता क्या है? नॉन कैश कंसिडरेशन इन द सेंस हमने कुछ सब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया और हमें उसके बदले में कैश नहीं मिल रहा है, कैश के अलावा कोई और दूसरा चीज़ें मिल रहा है। ठीक है। अब आगे देखें तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट कैसा होगा, मतलब रेवेन्यू रिकग्निशन कैसा होगा? रेवेन्यू रिकग्निशन जो भी रिसीव्ड नॉन कैश कंसिडरेशन रिसीव्ड है उसका फेयर वैल्यू होगा मेरा रेवेन्यू। ठीक है। एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन डेट। सब्सिक्वेंटली समझो उसका चेंजेस आता है, सब्सिक्वेंट चेंजेस विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड, बट सब्सिक्वेंट चेंजेस विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड ओनली इन केस ऑफ फॉर्म। फॉर्म इन द सेंस, समझो मुझे क्या मिल रहा है, राइस का पोता, जैसे बोला था, राइस का पोता आज 1000 रुपीज़ का है, कल जाके वो हो जाएगा 800। रिडक्शन हुआ सब्सिक्वेंटली, तो क्या ये चेंज हम रिकग्नाइज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमने रिकग्नाइज किया था 1000 रुपीज़ का, मतलब बोला था कि 1000 रुपीज़ का होगा, तो 1000 रुपीज़ ही रेवेन्यू में रिकग्नाइज होगा। समझो इन फ्यूचर जाके क्या हो रहा है, वो 50 केजीज का राइस पोता दे रहा है और एडिशनली बोल रहा है चलो सर 30,000 का और ले लो, सर 30,000 नहीं 30 केजीज का और ले लो। तो यहाँ पे ड्यू टू फॉर्म नहीं आया, ड्यू टू प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, बट एडिशनल गुड्स एंड सर्विस ऐड हो रहे, तो उस केस में सब्सिक्वेंट चेंजेस हम रिकग्नाइज कर लेंगे। दैट वुड बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल कंसिडरेशन, और वेरिएबल कंसिडरेशन का जो भी है प्रोविजंस वो लगा देंगे। ओके, ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद अगर समझो मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ रिसीव्ड गुड्स नहीं है, तो फिर उस केस में फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप गुड्स ले लेंगे। ओके सर। नेक्स्ट थिंग मैंने बोला था कि कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज। अब कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज के केस में क्या है? कस्टमर अपने को प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे प्योरली इंटेंशन देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, प्योरली इंटेंशन क्या है? कंसिडरेशन दे रहा है, उसके साथ साथ में गुड्स एंड सर्विसेज भी दे रहा है। तो देखो कि ये गुड्स एंड सर्विसेज एंटिटी के कंट्रोल में आ रहा है या नहीं। एंटिटी के कंट्रोल में आ गया तो फिर उस केस में टोटल कंसिडरेशन रिकग्नाइज कर लो। ठीक है। एंटिटी के कंट्रोल में आ रहा है तो फिर ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको मान लो परचेस और रेवेन्यू को अलग से रिकग्नाइज कर लो, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन प्राइस होगा। बट अगर समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कस्टमर क्या बोल रहा है? कस्टमर बोल रहा है तुम्हें 10 lakhs का कैश दूंगा, उसके साथ साथ में तुम्हें सीमेंट और टाइल्स वगैरह जो भी नॉन कैश कंसिडरेशन है वो भी दूंगा। तो ट्रांजैक्शन प्राइस अपना कुछ और होना चाहिए था, तो फिर इन सब का मिला के एक ट्रांजैक्शन प्राइस बनेगा। दिस ऑल विल बी क्लब्ड 10 lakhs प्लस नॉन कैश कंसिडरेशन। अगर तुम ऐसा समझ में आ रहा है तो ये जो सेकंड और थर्ड केस है तुम्हारा कंफ्यूजिंग पार्ट होगा, तो कंफ्यूजिंग पार्ट छोड़ के डायरेक्टली यहाँ पे नेट बेसिस समझ लो। यहाँ पे नेट बेसिस रुपीज 1.3 करोड़ समझ लो डायरेक्टली। ठीक है। मतलब प्रेजेंटेशन वाइज हम परचेस अलग दिखाएंगे एंड रेवेन्यू अलग दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन वाइज हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस होगा 1.3 करोड़ ओनली। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या बोला? कैश मिलेगा, सीमेंट मिलेगा और टाइल्स मिलेगा, तो ऐड कर लो। कैश मिलेगा 1 करोड़ का, 20,000 और 30,000 इन एडिशन मिल रहा है मुझे, इन एडिशन, ये एडिशन में मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है, ध्यान में रखना, ऊपर परचेज हो रहा है, ये इन एडिशन मिल रहा है, उसके लिए मैंने ऐड किया है। तो दिस इज अबाउट कस्टम प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज, इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया था हमने। चलो आ जाओ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे, तो इफ इन शॉर्ट, तो मेरा तीन वाला तीन ट्रांजेक्शन प्राइस में तीन मेथड इज ओवर। फर्स्ट इज वेरिएबल कंसिडरेशन, ठीक है, वो अच्छे से कर लिया। फाइनेंसिंग कंपोनेंट हो गया एंड नॉन कैश कंसिडरेशन भी हो गया। कस्टमर कंसिडरेशन पेबल टू दी कस्टमर जो है दैट इज अ बिग टॉपिक, उसके लिए एक पूरा लेक्चर लगेगा, मतलब हर एक चीज़ के लिए एक लेक्चर पूरा लगा था वैसे देखा जाए तो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं, विच इज नथिंग बट अबाउट वेरिएबल कंसिडरेशन। अबाउट क्या है ये? वेरिएबल कंसिडरेशन। तो रीड करें। यस सर, चलो। On 1st April X8, entity J enters into a 1-year contract with a customer to deliver water treatment chemicals। अच्छा, तो क्या बोल रहा है? 1st January X8 को एंटिटी J जो है ना एंटर करता है 1 year कॉन्ट्रैक्ट का
किसके साथ? कस्टमर के साथ। क्या डिलीवर करने हैं? वाटर, और डिलीवर वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स दैट द प्राइस पर कंटेनर विल बी एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये प्राइस पर कंटेनर है वो एडजस्ट हो जाएगा। कैसा एडजस्ट होगा? एडजस्ट हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पहले से जो फर्स्ट कंटेनर हम बेचेंगे वही फर्स्ट कंटेनर से प्राइस एडजस्ट होगा अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी एक्सीड करता है। वंस द कस्टमर रीचेज अ सर्टन सेल्स वॉल्यूम डिफाइंड एज बिलो। तो अगर समझो 100 रुपीज़ होगा अगर 1 से लेके 10 लाख तक कंटेनर परचेस करता है। अगर समझो 90 हो जाएगा जब 110 लाख से लेके 30 लाख हो गया, राइट। 85 हो जाएगा जब 30 लाख एंड अबव हो जाएगा। वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ये फ्लक्चुएट करेगा बेस्ड ऑन द सेल्स। देर आर नो मिनिमम परचेस रिक्वायरमेंट। परचेस रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है। एंटिटी जो जे जो है ना, एंटिटी जे एस्टिमेट्स करता है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्स है ड्यूरिंग द ईयर वुड बी 2.8। तो बताओ 2.8 मिलियन यानी क्या? सिंपली अगर मैं बोलूँ तो 28 लाख, 28 लाख का सेल्स होगा बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस विद द सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फोरकास्टेड सेल्स टू द कस्टमर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन उसका एस्टिमेशन के बेसिस में वो बता रहा है कि 28 लाख का हो जाएगा। अब बताओ जब 28 लाख का हो जाएगा वो कौन से इसमें फॉलो कर रहा है? मैं बोलूँ सर सेकेंड में हो रहा है, ये सेकेंड में फॉलो रहा है। तो रेवेन्यू कितने बेसिस में रिकग्नाइज करना चाहिए? कौन सा प्राइस में? 90 रुपीज़ की प्राइस के बेसिस में होना चाहिए। ठीक है। एंटिटी जे सेल्स 7 लाख कंटेनर टू द कस्टमर ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 31 मार्च एक्साइड। तो एंटिटी जे बोल रहा है कि 7 लाख कंटेनर बेच दिया फर्स्ट क्वार्टर में फॉर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 100 पर कंटेनर। ठीक है, तो हम जब इनिशियली बेचेंगे तो वो जितना प्राइस चल रहा है उतना ही प्राइस में बेचेंगे, बट सब्सिक्वेंटली हमारा सेल्स का एस्टिमेशन के बेसिस में कितना होने वाला है? ये 28 लाख होने वाला है सेल्स सब्सिक्वेंटली। तो हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे 90 के बेसिस में। सेल जो भी प्राइस में होने दो, सेल का इज डिफरेंट पार्ट, बट मेरा रेवेन्यू रिकग्नाइज सिर्फ 90 का होगा। तो देखो कैसे करेंगे हम। 7 लाख कंटेनर बेचा है ना, बरोबर। तो यहाँ पे अगर 28 लाख हो जाता है तो 100 रुपीज़ का जो है ना 90 का हो जाएगा और 10 रुपीज़ जो है वो रिफंड करना होगा। 10 रुपीज़ जो है रिफंड करना होगा। तो देखो 7 लाख कंटेनर बेचा, कैश ऑब्लिक बैंक में कितना आएगा? 7 लाख कंटेनर इंटू ₹100, जो भी होगा कितना होगा? 70 लाख होगा क्या? नहीं 70 लाख नहीं, 7 करोड़ होगा, बरोबर। 7 करोड़ होगा टू रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करेंगे? रेवेन्यू 7 लाख इंटू ₹90। रेवेन्यू कितना करेंगे? 7 लाख इंटू 90। तो हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे ओनली 36.3 करोड़ का। ठीक है, रेवेन्यू कितना? इतना ही रिकग्नाइज करेंगे। बचा हुआ जो है ना वो रिफंड लाइबिलिटी में डालेंगे। ये रिफंड लाइबिलिटी होता क्या है सर? सिंपली हम लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? मुझे पता है ना 28 लाख का सेल होने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? सिंपली सिंपली यहाँ पे मैं रिफंड लाइबिलिटी क्रिएट करके रख रहा हूँ अभी से ही। इनिशियल से ही लाइबिलिटी क्रिएट करके रखूंगा। जब एक्चुअल में हो जाएगा तब मैं डायरेक्टली रिफंड लाइबिलिटी टू मतलब रिफंड लाइबिलिटी को डेबिट करूंगा टू कैश ऑब्लिक बैंक कर दूंगा और वो रिफंड कर दूंगा। तो रिफंड लाइबिलिटी कितना आएगा यहाँ पे? 0.7 करोड़ का यहाँ पे क्या आएगा? रिफंड लाइबिलिटी। तो मेरा अल्टीमेटली रेवेन्यू जो है वो रिकग्नाइज होगा बेस्ड ऑन 90 ओनली। ठीक है। अब सर ये जो रिफंड लाइबिलिटी है दिस इज नथिंग बट द वेरिएबल कंसिडरेशन। मतलब सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है? 100 का मेरा एक्चुअल प्राइस है, बट बेस्ड ऑन दी वॉल्यूम, वॉल्यूम का डिस्काउंट मिल रहा है ना मुझे। डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्काउंट मिलेगा। तो दिस इज बट नथिंग बट अ वेरिएबल कंसिडरेशन। तो वेरिएबल कंसिडरेशन को कैसा करना है वो दिखाया यहाँ पे। इज दैट क्लियर? 63 मिलियन, मैं करोड़ करोड़ लिखा यार। ठीक है, बरोबर है ना? 6.3 करोड़ बरोबर है। चलो आंसर रेडी करें। समझ में आ गया क्या हो रहा है? देखो सिंपली अगर बताऊं मैं फिर से, अगर मेरा कंटेनर्स 10 लाख के बीच में होता है तो फिर 100 रुपीज़ का बिकेगा। अगर मेरा 10 लाख टू 30 लाख के बीच में होगा तो फिर 90 रुपीज़ का होगा। 30 लाख के ऊपर जाएगा तो 85 का होगा, बरोबर। इनिशियली जो बेचूंगा वो यही प्राइस में बेचूंगा मैं 100 का, जब तक मेरा 10 लाख तक रीच नहीं होता है। 10 लाख रीच हो गया तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद 90 रुपीज़ के प्राइस से बेचूंगा, बराबर। तो सर जो 10 लाख पहले जो हुआ था ना सेल्स 100 के बेसिस में, तो उसको भी 90 में करना पड़ेगा ना? क्यों? क्या पे क्या बोल रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली?
तो उसके लिए ही मेरा एस्टिमेट करा मैंने पहले, जो जे लिमिटेड है वो एस्टिमेट किया पहले। हाँ, मेरा 28 लाख के बेसिस पे सेल होने वाला है, मतलब 28 लाख का सेल हो सकता है। तो ये 28 लाख का जो सेल है वो किस में रिकग्नाइज करना चाहिए? 90 रुपीज़ के बेसिस में। मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है ना, आ रहा है 90 रुपीज़ के बेसिस में, तो रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा 90 रुपीज़ का, और बचा हुआ एडिशनल जो भी कैश मिलेगा वो रिफंड लाइबिलिटी में डालूंगा। जब एक्चुअल में वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, तो फिर उस केस में जो 10 रुपीज़ का रिफंड लाइबिलिटी है उसको मैं रिफंड कर दूंगा। रिफंड कैसा होगा? रिफंड लाइबिलिटी क्रिएट किया था तो रिफंड लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट करूंगा, टू कैश ऑब्लिक बैंक कर दूंगा, और पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा। तो देखो आ जाओ। The transaction price of 90 per container based on the entity's SJ estimates of sale volume for the year. Since the estimate cumulative sales of 2.8 million container would result in price per container of 90, entity J concludes that based on the transaction price 90 per container, it is highly probable that significant reversal of the amount of cumulative revenue recognized will not occur. तो उसका एस्टिमेट 28 लाख है, तो फिर 28 लाख के बेसिस में वो क्या बोल रहा है, अगर मैं रिकग्नाइज करके रखता हूँ रिफंड लाइबिलिटी, तो इन फ्यूचर ये रिवर्सल होगा नहीं। सिंपली क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है कि 28 lakhs का तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। The uncertainty is resolved. Revenue is therefore recognized as selling price of 90 per container as each container is sold. Entity J will recognize a liability for cash received in excess of transaction price for the first 1 million। 1 million कंटेनर्स का क्या है, वो क्या करेगा, रिफंड लाइबिलिटी रिकग्नाइज करेगा। सोल्ड for 100 per container, that is 10 per container, until the cumulative sales revenue is reached to the next pricing level, the price is retrospectively reduced। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो for the first quarter entity J recognized revenue of 63 million which is nothing but 6.3 crore and 7 million as liability, मतलब 70 lakhs का जो है ना यहाँ पे liability आएगा। Entity J will update its estimate of total sales at each reporting period until the uncertainty is resolved। मतलब ये हर एक रिपोर्टिंग पीरियड में वो क्या करेगा, उसका एस्टिमेट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन चेंज होगा। तो जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे अपडेट करता जाएगा। क्या यहाँ पे क्लियर है? क्या एकदम सिंपल लगा तुम्हें? बताओ। चलो, आई गेस क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 करें? बोलो। हाँ, चलो आ जाओ। क्या बोल रहा है? एंटिटी के सेल्स राजोर्स टू, सॉरी रेजर से, राजोर्स नहीं, सॉरी 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 सॉरी, रेजर्स टू रिटेलर्स फॉर सी पर क्वांटिटी जो है ना 50 पर यूनिट है। अ रिबेट कूपन इज इनसाइड द इलेक्ट्रिकल रेजर पैकेज दैट कैन बी रिडीम्ड बाय द एंड ऑफ द एंड कस्टमर फॉर 10 पर यूनिट। तो फिर यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि मेरा पर यूनिट कितना है, 50 पर यूनिट है, और जो रेजर का पैकेट है ना उसमें एक रिबेट कूपन है, और ये जो रिबेट कूपन है वो 10 पर यूनिट का है। यानी क्या, 50 रुपीज़ का अगर मैं बेचा, अगर कोई भी उसको रिडीम कर लेगा तो 10 रुपीज़ का उनको कैशबैक मिल जाएगा। एंटिटी के एस्टिमेट्स दैट 20% टू 25% एलिजिबल रिबेट्स वुड बी रिडीम्ड। यानी 20 से 25% जो है वो रिडीम कर सकते हैं। बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस विद द सिमिलर प्रोग्राम्स एंड रिबेट रिडम्पशन रेट्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द सिमिलर प्रोग्राम्स, एंटिटी के कंक्लूड करता है दैट ट्रांजेक्शन प्राइस वुड इनकॉर्पोरेट एन अजम्पशन ऑफ 25%। यानी सिंपली बोल रहे हैं, ये जो रिबेट कूपन है ना 10 रुपीज़ का, इसमें से ओनली 25% लोग क्या करेंगे, उसका रिबेट कूपन का यूज़ करेंगे, क्योंकि छोटा सा अमाउंट है तो फिर बोल रहे हैं कि 25% लोग ही यूज़ करेंगे। Rebate redemption, as this amount for which is highly probable that significant reversal for the cumulative revenue will not occur for the rebate changes। यानी सिंपली बोल रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस और सब कुछ लेके उन लोग बोल रहे हैं कि 25% लोग रिडीम करते हैं, और ये 25% कंपलसरी है, और इन फ्यूचर इसका रिवर्सल नहीं होगा। तो वेरिएबल रिकन्सिडरेशन में वही बोला था ना हमने, अगर एस्टिमेट कर पा रहे हो तो इंक्लूड करो, नहीं तो नहीं करो। यहाँ पे एस्टिमेट कर पा रहे हैं क्या? हाँ 25%। तो अब कैसे करेंगे सर? ट्रांजेक्शन प्राइस क्या होगा? तो मेरा रिबेट कूपन कितने का है? 10 का, 25% उसका एस्टिमेशन बोल रहे हैं, तो 2.5 रुपीज़ का मेरा रिडक्शन होने का चांसेस है। डिस्काउंट 2.5 का है। मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है? 50 का, माइनस करो मेरा रिबेट कूपन का 2.5, तो ये आ जाएगा 47.5 रुपीज़ का। यहाँ पे क्या करेंगे हम? 47 पॉइंट ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन करेंगे, मतलब रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे 47.5 का। तो इसका जर्नल एंट्री बताऊँ मैं? तो मुझे कैश ऑब्लिक बैंक मिल जाएगा कितना? 50 रुपीज़ का, टू रेवेन्यू। अब रेवेन्यू हमने डिटरमाइन किया ना कितना? 47.5, टू रिफंड लाइबिलिटी। रिफंड लाइबिलिटी मतलब इन फ्यूचर जो रिफंड करना होगा बेस्ड ऑन दैट रिबेट, कितना होगा?
2.5, ठीक है। तो आ जाओ देखो, एंटिटी के रिकॉर्ड द सेल्स टू द रिटेलर एट द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 47.5, वही था ना 47.5। द डिफरेंस बिटवीन per unit cash selling price to the retailer and the cash transaction price is recorded as the liability for the cash transactions या cash consideration expected to be paid to the end customer. Entity K will update the estimate and rebate of the transaction price at each reporting period, यानी estimate करते रहेंगे, each reporting period में change होगा। अभी के लिए at the inception हम बोल सकते हैं 47.5 will be my transaction price। क्लियर है बताओ, एकदम इजी था। चलो एक और क्वेश्चन करवाओ क्या, लास्ट वाला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन समझ लो, ठीक है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दिस इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, विच इज माय स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 जो पढ़ा था कि वेदर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, तो 5 कंडीशंस फुलफिल करने थे। दी कॉन्ट्रैक्ट इज अप्रूव्ड बाय बोथ दी पार्टी, दोनों का राइट्स हम डिटरमाइन कर लिया, पेमेंट टर्म्स डिटरमाइन कर लिया, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, एंड दैट शुड बी दी कंसिडरेशन शुड बी प्रोबेबल फॉर दी प्रोबेबल ऑफ रिसीट फ्रॉम द कस्टमर। ये 5 कंडीशन हमने देखा था, उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो देखो, एंटिटी आई सेल्स अ पीस ऑफ मशीनरी टू कस्टमर फॉर 2 मिलियन, तो 2 मिलियन का जो है मशीनरी बेचा है, ओके। पेएबल इन 90 डेज, तो अगर देखोगे तो 90 डेज है, तो 90 डेज है तो फिर ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट लग रहा है ना, तो इसमें कोई भी फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं आएगा, ध्यान रखो। एंटिटी आई इज अवेयर एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन दैट द कस्टमर माइट नॉट पे, देखो नॉट पे द फुल ट्रांजेक्शन प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पूरा ना पे करें, बट entity estimates that the customer will pay at least 1.75 million, which is sufficient to cover the entity's I's cost of sales volume, and which entity I is willing to accept because it wants to grow its presence in the market। तो क्या बोल रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है सर, मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ₹2 करोड़, नहीं 2 मिलियन, मतलब 20 लैक्स। मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 20 लैक्स। बट बोल रहा है कस्टमर ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि पूरा का पूरा पे करें, कस्टमर बोल रहा है कि वो पे कर सकता है 1.75, और मैं भी सेटिस्फाइड हूँ कि यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 17 लैक्स मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, 2.5 लैक्स का विल बी कंसिडर्ड एज डिस्काउंट, एंड ये होता क्या है, ये वेरिएबल कंसिडरेशन होता है ना, बराबर, ये वेरिएबल कंसिडरेशन है, डिस्काउंट मिल रहा है मुझे तो वेरिएबल कंसिडरेशन है। अच्छा, तो मेरा यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, देखो एंटिटी आई हैज ग्रांटेड अ सिमिलर प्राइस कंसेशन इन कंपेरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो एंटिटी आई का आदत है कि ये जो है ना सिमिलर जो प्राइस कंसेशन देते रहता है, 2 करोड़ का बेचा और 1.5 मिलियन उसको मिला है, तो 2.5 का वो डिस्काउंट दे दिया। एंटिटी आई कंक्लूड दैट इट इज हाईली प्रोबेबल, हाँ ये देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली प्रोबेबल दैट इट विल कलेक्ट 1.75, तो हाईली प्रोबेबल है, यानी क्या, कंसिडरेशन मिलेगा करके उसके अच्छा सा ये है, मतलब एक कंफर्ट है कि 1.75 मिल जाएगा। एंड सच अमाउंट इज नॉट कंस्ट्रेंड, कंस्ट्रेंड नहीं है, अंडर द वेरिएबल कंसिडरेशन गाइडेंस, यानी कंस्ट्रेंड इन द सेंस ये हम एस्टिमेट ना कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है, वी आर इन द कंफर्ट जोन कि हमें मिलेगा करके। व्हाट इज द ट्रांजेक्शन प्राइस इन दिस अरेंजमेंट, ट्रांजेक्शन प्राइस पूछ रहे हैं अपने को क्या है। सबसे पहले मैं तो ये डिटरमाइन करने बोलूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड बाय बोथ दी पार्टीज, तो क्या यहाँ पे अप्रूव्ड बाय बोथ दी पार्टीज लग रहा है, हाँ अप्रूव्ड बाय बोथ दी पार्टीज है, ये तो इनबिल्ट है, जब मशीनरी बेच रहा है तो इनबिल्ट है। राइट्स डिटरमाइंड है क्या, यस। पेमेंट टर्म्स डिटरमाइंड है क्या, यस पेमेंट डिटरमाइंड है, कैसा, 2 करोड़ का, सॉरी 2 करोड़ नहीं 2 मिलियन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसमें से ये क्या बोल रहा है एंटिटी आई, 2 करोड़ तो बोला है मैंने, कस्टमर 1.5 तक तो कंपलसरी देगा, ठीक है। तो 1.5 को तो कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा, 2.5 मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देख लेंगे बाद में, बट 1.5 मिलेगा, दैट इज प्रोबेबल, ठीक है। तो पेमेंट टर्म्स डिफाइंड है। कमर्शियल सब्सटेंस है क्या, हाँ मशीनरी बेच रहा है और कैश मिल रहा है, देर इज अ कमर्शियल सब्सटेंस, यस। फिर उसके बाद हाईली प्रोबेबल है, मतलब कस्टमर से पेमेंट मिलेगा करके प्रोबेबिलिटी है क्या, तो यहाँ पे देखो इट इज हाईली प्रोबेबल दैट एंटिटी आई विल रिसीव दैट 1.75 मिलियन, तो हाईली प्रोबेबल है, यस सर। तो फिर उस केस में यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कॉन्ट्रैक्ट है तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को छोड़ दो, ट्रांजैक्शन प्राइस में आते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब मशीनरी डिलीवर हो जाएगा तब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाएगा। अब आते हैं मशीनरी का ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगा यहाँ पे, बोलो ट्रांजैक्शन प्राइस, देखो बोल रहा है 1.575 का कंपलसरी मिलेगा, 2.5 का मुझे पता नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्राइस कंसेशन हो सकता है।
तो वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1.575, 2 मिलियन के लिए नहीं है, तो 1.75 मिलियन विल बी कंसिडर्ड ट्रांजेक्शन प्राइस। तो देखो, entity I is likely to provide a price concession and accepts an amount of 2 million in exchange for the machinery. The consideration is therefore variable. The transaction price in the arrangement is 1.75 million, as this is the amount which is expected. Entity I expects to receive after providing concession, and it is not constrained by the variable consideration guidance. Entity I can conclude that the collectibility threshold of is met, and therefore contract exists. Contract exists करता और मुझे 1.75 million मिल जाएगा। एकदम क्लियर। आज हमने क्या किया? आज हमने पूरे स्टेप्स, जो 3 स्टेप्स किया था उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उसके साथ नॉन कैश कंसिडरेशन, उसके बाद कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज। कल हम क्या करेंगे? कस्टमर मतलब कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर। अब कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर यानी क्या? यानी क्या कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था ना, कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर, रिबेट वाला, जो रिबेट वाला है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू, उसी के तरह से। जैसा फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं गया वॉशिंग मशीन खरीदने, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन खरीदा मैंने, बट एंटिटी बोल रहा है देखो वॉशिंग मशीन इज़ फॉर ₹30,000, ठीक है। वॉशिंग मशीन इज़ फॉर ₹30,000, और ये वॉशिंग मशीन 30,000 तुम ईएमआई में अगर कन्वर्ट करोगे ना, अगर ईएमआई में कन्वर्ट करोगे तो 6 महीने में करोगे, वो 6 महीने में से एक ईएमआई हम दे देंगे। तो अल्टीमेटली जो 30,000 का ट्रांजेक्शन प्राइस है, मतलब 30,000 का प्राइस है वॉशिंग मशीन का, एक ईएमआई समझो 6 महीने के लिए अगर कन्वर्ट करता हो तो 5,000 का पर ईएमआई आएगा, और 5,000 में से एक ईएमआई कंपनी दे देगा। तो अल्टीमेटली प्राइस कितना हुआ? 25,000 का हुआ ना। जो 5,000 एंटिटी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नथिंग बट कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर। क्लियर है? मतलब ये तो सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, कल डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, और एंटिटी बोल रहा है कि तुम ईएमआई में कन्वर्ट कर लो, ईएमआई में से सिर्फ 5 ईएमआई तुम पे करो, एक ईएमआई हम भर लेते हैं। तो एक ईएमआई जो भर रहा है दैट इज कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर। उसका फर्दर बाइफर्केशन है, 3 अलग अलग सिचुएशंस है, वो सिचुएशंस हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।